Hello everyone, in this series of one-stop solution for current affairs, we are going to complete Environment PT 365 of Vision IS। दोस्तों इस सीरीज में हम एनवायरनमेंट की PT 365 कंप्लीट कर रहे हैं विद क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। और दोस्तों ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए PYQ प्लस स्टैटिक के साथ लिंक कर दिया है ताकि आप ये समझ सको कि यूपीएससी आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है और आप प्रीलिम्स रेडी हो सको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पता होगा कि एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, तो आप एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से इसे कंप्लीट कर पाओगे और इसे प्रिपेयर कर पाओगे फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। और एक बात और दोस्तों, मैंने आपके लिए ये डॉक्यूमेंट ना फिल्टर आउट कर दिया है, हाईलाइट कर दिए पीडीएफ, ताकि आप सिर्फ उन्हीं कंटेंट को पढ़ो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने ये पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना इसे। और एक बात और दोस्तों, ये ना डॉक्यूमेंट बहुत बल्कि है। देखो 122 पेजेस की तो ये डॉक्यूमेंट, ये पीटी 65 है आपकी, ठीक है। और आप देखोगे ना तो आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो सब कुछ पढ़ना और सब कुछ याद करना ना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट आपके लिए फिल्टर कर दिया है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, आप सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ो, ठीक है। आप सब कुछ याद नहीं कर सकते दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट आपके लिए फिल्टर करना बहुत जरूरी था। फिल्टर मैंने कर दिया है, पीवाईक्यू के साथ इसे लिंक कर दिया है, प्लस स्टैटिक को इस तरीके से मैंने लिंक करा है ताकि आप स्टैटिक का कंटेंट भी हैंड टू हैंड रिवाइज कर सको, ठीक है। आप हैंड टू हैंड अगर इसे रिवाइज कर सकोगे तो इसे लिंक करना बहुत ही इजी होगा इसके साथ, ठीक है। अभी आपको मैं इसके पीवाईक्यूज कराऊंगा, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएससी आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और आप ये समझ सको कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं अपने पीवाईक्यूज पर, ठीक है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देखेंगे इसके अंदर कि यूपीएससी किन टॉपिक्स को किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछती है आपसे, ठीक है, क्या स्टेटमेंट बनाती है आपसे और वो आपसे क्या चाहती है कि आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो ये चीज को देखना बहुत जरूरी है। और एक बात और दोस्तों, ठीक है, मैं आपको ना इसके अंदर एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। वो ये दिखाना चाहता हूँ कि एनवायरमेंट की जो जो वेटेज है ना बहुत अच्छी है। 35 मार्क्स ना आपके एनवायरमेंट को प्रिपेयर करने के बाद मिल जाएंगे आपको बहुत ही प्यार से, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इसका जो एवरेज देखोगे ना वो 18 क्वेश्चन का है हर साल। दैट मीन्स कि आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको 17 प्लस क्वेश्चन जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट से मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस सब्जेक्ट को ना इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 2011 से लेकर 2023 तक का वेटेज है टॉपिक वाइज का, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे इकोलॉजी से 12% क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, इंडिया बायोडाइवर्सिटी 23% क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मैं अभी आपको पीवाईक्यूज क्यूज दिखाऊंगा और इसे समझाऊंगा पैटर्न को, ठीक है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पीटी 65 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ताकि आप प्रीलिम्स रेडी हो सको, प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर सको, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले ना हम 1995 से लेके 2024 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे और इसके अंदर ये चीजें देखेंगे हम कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बना रही है, ठीक है, कौन से टॉपिक से कितने डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेशन है कि अपकमिंग एग्जाम के अंदर किस टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को पहले समझेंगे, ठीक है, कि एनवायरनमेंट के अंदर यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं इंडिया एफर्ट्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। इसके अंदर हम वेरियस गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा वगैरह देखेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज, वेरियस प्रोजेक्ट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, रामसर कन्वेंशन साइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है ये हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखो 2023 में ना आपसे यूपीएससी ने पूछ लिया कि भैया अगर कोई जो एरिया है ना कम्युनिटी रिजर्व जो है नोटिफाई करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट जो है ना कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में पूछ लिया है आपसे यूपीएससी ने। तो उसमें बोला है जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट होगा ना वो गवर्निंग अथॉरिटी बन जाएगा ऑफ सच फॉरेस्ट। सेकेंड ऑप्शन बोला है हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। थर्ड ऑप्शन बोला है पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन 3 और 4 देखो, इसमें बोला है कि यहाँ के लोगों को क्या राइट है। दैट मीन्स कि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ के जो लोकल पीपल्स है ना, अगर जो कोई भी है, ठीक है, कोई भी इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट कम्युनिटी रिजर्व से लेकर प्रोडक्शन से लेकर, तो वहाँ के एरिया क्या है ना उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आप अभी आंसर मत जाओ, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ये देखो, ठीक है। अगर आपको टॉपिक पढ़ रहे हो जैसे कम्युनिटी रिजर्व पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसे इंपैक्ट कर रही है।
ठीक है, हंटिंग से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और वहां की अथॉरिटी कौन होगी, ठीक है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी आंसर मत जाओ आप, ठीक है, आंसर तो आप आराम से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो स्केड्यूल एरिया, अब देखो ये थोड़ा ना पॉलिटी का भी उसके अंदर पार्ट आ गया है, पॉलिटी का भी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल एरियाज क्या होते हैं, देन उसके प्रोविजंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इनमें से कौन सी बॉडी बनी है। दैट मीन्स कि आपसे एक्ट से नहीं सिर्फ ये भी पूछ रहा है कि उस एक्ट से क्या क्या बन रहा है, ठीक है, क्या क्या जो है गवर्नमेंट उस एक्ट से कौन सी बॉडीज बना रही है, कौन सी अथॉरिटीज बना रही है ना, तो आपसे ये भी आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नगोया प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लिया, दैट मीन्स कि भैया जो इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह होती है जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखो इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क, अब देखो दैट मीन्स कि आपके पास ना यूपीएससी में इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे कि इंडिया के जो नेशनल पार्क है ना उनकी उनकी फैसिलिटीज और इवन उनके जो है ना जो लोकल वाले जो उसके प्रोविजंस है ना वो ही पूछेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ठीक है। अब देखा जाए तो कोई ह्यूमन हैबिटेशन ना हो इनसाइड द पार्क, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। देख और आपसे एक चीज और पूछ रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अभी आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा भी मैं, ये आपकी पेटी 365 में दे भी रखा है, ठीक है, ये न्यूज में है 2-3 सालों से, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इस पर भाई क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है, आ भी रखा है यूपीएससी में, ठीक है। अब आगे देखो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, दैट मीन्स भैया जो टाइगर हमारा जो है टाइगर से रिलेटेड जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं हमारे, ठीक है, उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इनमें से कौन सा बना है, ठीक है, वो भी लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है, यही पता होना चाहिए आपको। शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दैट मीन्स कि आपसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछ रहा है, उसके शेड्यूल्स के बारे में पूछ रहा है, और इसके अंदर तो अपडेट भी हुआ है, अमेंडमेंट भी आया है, ये भी पढ़ना आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, अब इसमें पूछा कि कौन सा नेशनल पार्क जो है, अब देखो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि भैया ये कहाँ कौन से स्टेट के अंदर है, आपसे ये पूछ रहा है कि कंप्लीटली कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से टेम्परेट अल्पाइन जोन में मिलेगा, अल्पाइन जोन मतलब अल्पाइन मतलब ठंडे एरिया के अंदर, ठीक है, कोल्ड एरियाज के अंदर। अब देखो बारहसिंगा, बारहसिंगा के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि भैया कहाँ मिलेंगे आपको, कौन सा नेशनल पार्क मिलेंगे, कौन सा सेंचुरीज मिलेंगे। अब इधर देखो रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखो कैंपा, इसके बारे में अभी पीटी 65 में पढ़ोगे आप, ठीक है, आ रखा है, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। एम स्ट्राइप्स डायरेक्ट पूछ लिया, कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो कीवर्ड्स भी देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फिर से देखो 1972, फिर अब इनमें से देखो एनिमल्स दे रखा है भैया, ये शेड्यूल में है या नहीं है, अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, हम ये देख रहे हैं कि थीम क्या है, ठीक है, यूपीएससी की पीवाईक्यू थीम क्या है और इस थीम को हमें प्रिपेयर रखना है, क्योंकि यूपीएससी थीम रिपीट करती है, थीम थीम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछती है आपसे, उससे बाहर नहीं जा रही यूपीएससी, ठीक है। फिर देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देखो है ना, अब देखो ये 2017 का क्वेश्चन था और ये हमारा ये भी 2017 का, ये तो डबल क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर ही, और यूपीएससी रिपीट कर रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रोविजंस को भी। अब देखो अब इको सेंसिटिव जोन्स, अभी इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा, ये इको सेंसिटिव जोन आपके पीटी 65 में अभी आ भी रखा है, और ये 2014 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो आगे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, अब देखो आपसे ये भी पूछ रहा है कि नेशनल पार्क और ये बताओ रिवर, कौन सी रिवर वहां से निकल रही है नेशनल पार्क से, है ना, तो आपसे यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रही है, दैट मीन्स कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देखो आपसे ये भी पूछ रही है क्वेश्चन कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये लोकटेक लेक है, ये नेशनल पार्क है, ये कौन से हिल से मिलेंगे, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है ना जो न्यूज़ में वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, वो मैं याद करवाऊंगा अभी इस मैगजीन के अंदर ही, ठीक है। देखो वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, देखो 2012 का क्वेश्चन है वेटलैंड्स के ऊपर। फिर टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फिर इंडिया से पार्टी टू रामसर कन्वेंशन, देखो रामसर कन्वेंशन बार बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, ठीक है, और रामसर कन्वेंशन इस बार भी आपके न्यूज़ में है और क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो
इसके अंदर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर नेशनल पार्क के ऊपर पूछ रहा क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। तो इन तीनों के बीच में स्टैटिक का पोर्शन है और इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड, मतलब वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन आपसे रिपीट हो रहे हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे भैया वेटलैंड, और जो न्यूज़ में है उनको तो कंफर्म याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एनवायरमेंट्स। अब देखो, आपसे क्वेश्चन आया 2023 में ही कि इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो डेवलप करता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस को, ठीक है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। और दोस्तों एक बात बताऊँ मैं आपको, इसका आंसर है IUCN है, ठीक है। और IUCN ना हर साल न्यूज़ में रहता है, इसके फंक्शंस वगैरह, इसकी जो भी ये रिपोर्ट पब्लिश करती है आपको पता होना चाहिए, और ये मैं भी पढ़ाऊंगा अभी आपको। देखो, क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर, ठीक है, डायरेक्ट पूछ रहा है। क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर जो है वो मॉनिटर करता है एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो इसके प्रोविजन पूछ रही है आपसे, ठीक है, क्या है पता होना चाहिए आपको, और यही पढ़ने हैं आपको, इसी तरीके से पढ़ना भी है, ठीक है। कॉमन कार्बन मैट्रिक, दैट मीन्स कि आपको कीवर्ड का बहुत ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स का कॉमन कार्बन मैट्रिक UNEP लेकर आया है, सपोर्टेड बाय, ठीक है। अब देखो, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, तो आपके ऐसे भी अलायंस वगैरह सब पढ़ने पड़ेंगे जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। देखो, क्लाइमेट चेंज जो है हॉट टॉपिक है आपका, हर साल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, ट्रैफिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, और आपके PT 365 में ट्रैफिक के ऊपर जो है अच्छा खासा उन्होंने करंट अफेयर दे रखा है, तो उसे भी पढ़ेंगे भी हम, ठीक है। अब आगे देखो, देखो UNFCCC मीटिंग इन पेरिस 2015, दैट मीन जो ये देखो, ये जो है ना मीटिंग 2015 की थी, तो उस टाइम ये 2016 में क्वेश्चन आ गया, मतलब पिछले साल उसका ये न्यूज में था टॉपिक और आपको क्वेश्चन मिल गया 2016 के अंदर ही। दैट मीन्स कि आपको ऐसे जितने भी मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं UNFCCC के इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो भी मीटिंग हो रहे हैं ना, जो करंट अफेयर्स में है वो आपको तैयार करके जाना है, और उसका चांस है कि भैया आपका 2025 में क्वेश्चन वो मिल जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सब कुछ अभी। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, समटाइम्स न्यूज में रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं PT 65 को, और इसे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, जो हाईलाइट चीज पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है, बहुत ही लेंदी डॉक्यूमेंट है ये, सब कुछ याद नहीं कर पाओगे आप। और जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़िए, ठीक है। आपको अभी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना है, ठीक है। प्रीलिम्स निकलेगा तो आप मेंस लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, अभी न्यूज में क्यों था, देखो IUCN ने अपडेट किया अपना रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज को, ठीक है। तो आपको पहले IUCN के बारे में पता होना चाहिए कि IUCN का हेडक्वार्टर किधर है, ठीक है, और IUCN का काम क्या है, IUCN क्या क्या चीजें पब्लिश करती है, कौन कौन सा डाटा पब्लिश करती है, तो इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए IUCN के बारे में, ठीक है। तो IUCN के बारे में पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर है किधर, स्विट्जरलैंड में, ग्राना मिलेगा इनका। और एक बात और दोस्तों, देखो ये जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना एनवायरमेंट से रिलेटेड, इनके ना अधिकतर जो है ना जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। देखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इनका भी जो है स्विट्जरलैंड में ही, ग्रांड में ही है, ठीक है, हेडक्वार्टर। और देखो ये साइट्स का भी जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर ही आपको इनका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो पहले IUCN के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुई, 1948 में, ठीक है। और इनके मेंबर कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके मेंबर गवर्नमेंट्स भी हैं, NGOs भी हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, तो प्रमोट करना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल पॉलिसी को ग्लोबली, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करते हैं जो एनवायरमेंट पॉलिसी होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि प्रमोट करते हैं इनको, ठीक है। और इनके क्या इनिशिएटिव्स हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए, जैसे IUCN ग्रीन लिस्ट, ठीक है। तो ग्रीन लिस्ट में क्या कहते हैं, ये रिकॉग्नाइजिंग इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ एरिया, ठीक है, कंजर्वेशन की बात करते हैं ग्रीन लिस्ट के अंदर ये, ठीक है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, इसके अंदर क्या करते हैं, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर कंजर्वेशन डायलॉग का, ठीक है, कंजर्वेशन डायलॉग का। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या देते हैं, ये यूजेस नेचर टू टैकल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब रिपोर्ट्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे रिपोर्ट्स में आपको एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने क्या फाइंड किया है, इन्होंने ये फाइंड किया है कि एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है 34% ऑफ स्पीसीज को, ठीक है, जो रेड लिस्ट के अंदर है, थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर, ठीक है। अब सेकंड इनकी जो रिपोर्ट है वो है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, इसके अंदर ये एवेल्यूएट करते हैं प्रोटेक्टेड एरिया इफेक्टिवनेस को,
ठीक है। फिर इनका थर्ड है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, जहाँ ये प्रमोट करते हैं नेचर को इन क्लाइमेट सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो ये आयुसिन के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, अब आयुसिन के बारे में आप ये भी जान लो कि ये रेड लिस्ट डाटा बनाते हैं। ठीक है, अब ये रेड लिस्ट क्या है अभी आपको समझाता हूँ मैं। चलते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पेज पे। ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज। अब देखो ये रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज का डाटा पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर ये एनिमल, प्लांट और फंगस स्पीसीज को ना इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, और किसके बेस के ऊपर? रिस्क ऑफ एक्सटेंशन के बेस के ऊपर। ठीक है, 9 कैटेगरीज ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी 9 कैटेगरीज है जो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर में जाओगे तो आपको इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन मिलेगा। दैट इज लिस्ट कंसर्न, मतलब भी वो लिस्ट कंसर्न में है। दैट इज पॉपुलेशन इज स्टेबल अनफ दैट इट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब नीचे नियर फ्यूचर में इनका जो है ना मतलब बहुत ही लिस्ट कंसर्न है कि वो क्या कहते हैं एक्सटेंट हो। ठीक है, नियर थ्रेटेंड में कौन आएंगे? क्लोज टू क्वालिफाई और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर अ थ्रेटेंड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, दैट मीन इनका थोड़ा डर है कि हाँ भाई ये एक्सटेंड हो सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है? वनरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये तीन हमारा ये है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वनरेबल के अंदर आता है जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है। ठीक है, जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब एंडेंजर्ड में कौन आएंगे? तो वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। ठीक है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कौन आएंगे? फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। ठीक है, अब ये एक्सटेंट कैटेगरी क्या होती है? तो एक्सटेंट में नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, ये हो गया एक्सटेंट। और एक्सटेंट इन द वाइल्ड का मतलब आपको कुछ कैप्टिविटी में ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये कैटेगरीज हैं किसकी? आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। ठीक है, चलो तो आपको इसमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। वनरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये 3 ग्रुप का ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये एक्सटेंट मतलब जो एक्सटेंड हो चुके हैं, ठीक है, जो न्यूज़ में आ गए, जो एक्सटेंड हो गए, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके अंदर भी ना मैं आपको बोलूंगा कि एंडेंजर और क्रिटिकल एंडेंजर आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या अपडेट किया उन्होंने अपने रेड लिस्ट डाटा के अंदर, क्या चेंज किया है। ठीक है, स्पीसीज के लिए तो ये ला गोमेरा जायंट लिजार्ड है। ठीक है, देखो एक बात और दोस्तों, ये भी स्पेन का है। ठीक है, और ये भी स्पेन का है, ये भी स्पेन का है, ये भी स्पेन का है। ठीक है, इसके अंदर बस एक है जी, ये कैप्रिकोआ कैक्टाई है। ठीक है, जो आपको मिलेगा चिले के अंदर। ठीक है, ये आटाकामा डेजर्ट में मिलेगा। ठीक है, आटाकामा कोस्टल वाले डेजर्ट में मिलेगा। और एक है सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, बोर्नियो में मिलेगा। ये स्मॉलेस्ट एलिफेंट है, बोर्नियन एलिफेंट, ये एंडेंजर की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, बोर्नियन एलिफेंट, बाकी आपके स्पेन के हैं। तो इसके इसी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे ला गोमेरा जायंट लिजार्ड जो है ये पहले प्रीवियसली क्रिटिकल एंडेंजर्ड था, अभी एंडेंजर्ड है। दैट मीन्स इनका जो स्टेटस है थोड़ा अपडेट हुआ है, अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। मतलब ये एंडेंजर्ड है, पहले क्रिटिकल एंडेंजर्ड थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई रिस्क में थे एक्सटेंशन के। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो कैनरी आइसलैंड में मिलेंगे, आइलैंड में मिलेंगे, स्पेन के अंदर। देखो कोपिका कैक्टाई के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, ये ऑर्नामेंटल कैक्टाई है, एंडेमिक टू अटाकामा कोस्टल डेजर्ट के अंदर, चिले के अंदर मिलेंगे। अब है ग्रांड कैनारिया जायंट लिजार्ड। ठीक है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो गए, ये पहले लिस्ट कंसर्न में थे। देखो लिस्ट कंसर्न से क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो गए। ठीक है, क्या नाम है? रान कैनारिया जायंट लिजार्ड। ठीक है, ये एंडेमिक है कहाँ पर? कैनरी आइलैंड के अंदर। ठीक है, जो कि स्पेन में है। ठीक है, अब ग्रांड कैनारिया और स्किंक ये एंडेंजर्ड है, पहले लिस्ट कंसर्न थे, और ये भी स्पेन में मिलेंगे कैनरी आइलैंड के अंदर ही। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि लिजार्ड वगैरह जो है ना ये आपको स्पेन में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बीजिया वॉल ये एंडेंजर्ड है, जो पहले नियर थ्रेटेंड थे, और ये भी स्पेन में है। ठीक है, चलो बस आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है ना, उसके ऊपर यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, और चांसेस है कि देखो पिछले साल भी जो है ना टाइगर एंड लायन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। ठीक है, 2024 के प्रीलिम्स में, तो इस बार भी चांसेस है कि 2025 में टाइगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्या है? सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, न्यूज़ में क्यों आया है? सस्टेनेबल फाइनेंस और टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय द भूटान गवर्नमेंट एंड सपोर्टेड बाय द टाइगर कंजर्वेशन कोalition। अब ठीक है, अब इसके बारे में जान लो ये टीसीसी है क्या, और एसएफटीएल से क्या है। ठीक है, तो एसएफएलटीसी सिक्स टू इंक्रीज सपोर्ट फॉर टाइगर प्रोटेक्शन इन इंडियन लैंडस्केप। ठीक है, ये टाइगर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, वो इसके लैंडस्केप जहाँ ये रहते हैं, बाय यूजिंग न्यू फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल मतलब पैसा वाला बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप स्टेटेड इन
पारो स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, देखो आपको टीसीसी के बारे में पता होना चाहिए, टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन है क्या, तो इसके बारे में जान लो। टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन इज इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो काम क्या करता है, ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग बायोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट इन दी वाइल्ड लाइफ विद फोकस ऑन अचीविंग टाइगर कंजर्वेशन। वही बात है, टाइगर कंजर्वेशन ही करना है इनको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन। इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका IUCN भी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी भी है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर भी है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। चलो अब ये क्या है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव क्या है इसके अंदर, SFTC के अंदर क्या है, तो टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड ने रेस किया है, ठीक है, जो UNDP ने प्रेजेंट किया है, यूजेस नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच। अभी टाइगर बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक लेकर आ रही है, टू एंगेज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर, ठीक है। ये टाइगर बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यूपीएससी ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछती है, ठीक है। अब इंडियन टाइगर के बारे में जान लो आप, ठीक है, इनके हैबिटेट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, थ्रेड्स के बारे में, कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन टाइगर के बारे में ना आपको क्या पता रहना चाहिए, एक तो इसका प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में, ठीक है, कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये, मतलब IUCN ने इसको एंडेंजर कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है, प्लस हमारे WPA 1972 के एक्ट के थ्रू जो हमने स्केड्यूल्स बनाए हैं उसके अंदर ये शेड्यूल 1 में मिलेगा, मतलब इसके अंदर हमने इसको हायर प्रोटेक्शन दे रखी है इस एनिमल को, ठीक है। प्लस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता होना चाहिए जो यूपीएससी पूछता है आपसे, तो ये फ्लेक्सिबल स्पीसीज है इंडिया का, अम्ब्रेला स्पीसीज भी बोल सकते हैं इसको, सोलिटरी इन नेचर है, ठीक है, और नॉक्टर्नल भी है, ठीक है, तो इसको टेरिटोरियल एनिमल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। प्लस एम स्ट्रैप के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। तो एम स्ट्रैप है क्या, तो एम स्ट्रैप हमने इसलिए बनाया ताकि हम जो है जैसे इंसान है ना, इंसान के ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, तो ऐसे हमने एक स्ट्रैप्स बनाया ताकि हम इंडिविजुअली टाइगर को जो है कैटेगराइज कर सके, डिवाइड कर सके, ठीक है, इनको पहचानने के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स देख लो इनके, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है जो हमने 1973 में लॉन्च किया था और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू हुआ था, ये इन सितु कंजर्वेशन था, ठीक है। NTCA हमने बनाया, ठीक है। अभी NTCA क्या है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, जो हमने WPA 1972 के अंदर बनाया था, और ये अमेंड भी हो चुका है 2006 के अंदर, ठीक है, एडमिशन टू प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर करता है कौन, NTCA, ठीक है। तो फिर हमने इसको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर रखा है हमने, किसको, रॉयल बंगाल टाइगर को, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर को हमने क्या बोल रखा है कि एक नेशनल एनिमल है हमारा, ठीक है, इंडिया का। तो एम स्ट्रैप्स क्या है, तो डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव भी है भैया, जो वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम भी है जो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, और अदर क्या है ये भी पढ़ लो आप, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और देखो, हमने अमेंडमेंट लेकर आए 2022 में, ठीक है, 2022 के अंदर, जिसके अंदर हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हमने अमेंड किया, ठीक है। इसके अंदर हमने ये बोल दिया कि ऑल स्पीसीज दैट आर कवर्ड अंडर अपेंडिक्स ऑफ साइट्स आर नाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट, ठीक है। दैट मीन्स कि भैया WP एक्ट के अंदर हमने अमेंडमेंट लेकर आए और बोला भाई जितने भी स्पीसीज है जो साइट्स के अपेंडिक्स लिस्ट में हैंगे, ठीक है, अब ये कौन से साइट्स है अभी आगे पढ़ाऊंगा ये साइट्स के बारे में, ठीक है, जिनका आपको मैंने बताया भी है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हमारा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो जितने भी स्पीसीज है जो साइट्स के अपेंडिक्स लिस्ट में मिलेगा वो हमारे अब शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चेंज आया है इसके अंदर नया, ठीक है भैया। अब एक चीज़ और देख लो, इनका हैबिटेट देख लो कि भाई कहाँ कहाँ ये मिलेंगे, तो बांग्लादेश में भी देखने को मिल जाएंगे, भूटान में भी, और कम्बोडिया वगैरह में भी देखने को मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी अगर बोले कि सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है, तो शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, तो मध्य प्रदेश में मिलेगी, उसके बाद कर्नाटक में मिलेगी, फिर उत्तराखंड में मिलेगी। तो ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये टाइगर लैंडस्केप क्या होता है, मैंने बताया जहाँ पर रहते हैं इकोलॉजिकल कनेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, ऑफ सुटेबल टाइगर हैबिटेट, ठीक है, बस इतना ही जानना उसके बारे में। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो क्या है, न्यूज़ में क्यों आया, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल को, इंडिया जो है मेंबर बनेगा किसका, IBCA का, ठीक है, और बाय साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट,
ठीक है, तो IBCA के बारे में जान लो। तो ये लॉन्च हुआ बाय इंडिया, ठीक है, ऑन 58th ईयर्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर इन 2023। तो 2023 में जो है ना हमारे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, उसके 50 साल हो गए, तो हमने IBCA को लॉन्च करा, मतलब IBCA के अंदर हमने एंट्री मारी। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, निकारागुआ, एस्टवानी, सोमालिया हैव आल्सो ज्वाइन, ठीक है, इंडिया के अलावा इन्होंने भी ज्वाइन किया उसी टाइम पे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इंडिया में है, ठीक है, इंटरनेशनल बिगकेट अलायंस का, ठीक है। अब ये 2023 में बना है हमारा, ठीक है, तो पता होना चाहिए, तो इंडिया के अंदर ही है। तो ये काम क्या है इनका? तो ये करेगा स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट अलायंस, ये बिग कैट स्पीसीज, ठीक है, अलायंस बोल दिया, बिग कैट स्पीसीज। तो कौन कौन से इसमें? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है, पूमा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 7 बिग कैट स्पीसीज है हमारे। इंडिया इनहेबिटेट्स ऑल कैट्स एक्सेप्ट पूमा और जगुआर, ठीक है, तो पूमा और जगुआर हमारे यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे, ऑल UN मेंबर कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ IBCA, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये सब पे लागू हो जाता है, ठीक है। चलो, 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो कंसेंटेड टू बी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जो 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और भी है, ठीक है, अभी उन्होंने नाम नहीं दिया, वो भी इसके पार्टनर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो फंडिंग क्या करा हमने इसके अंदर? फंडिंग हमने 150 करोड़ की करी है फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। चलो, अब आगे देखो, तो अब अगर देखोगे आप बिग कैट्स इन इंडिया के बारे में, तो इनके IUCN स्टेटस देख लो। जैसे टाइगर का हमने पढ़ा था अभी, एंडेंजर्ड है। वनरेबल कौन कौन से हैं? तो लायन मिलेगा हमारा, चीता मिलेगा, स्नो लेपर्ड मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा। और नियर सिटीजन कौन कौन से? तो जगुआर है, और लिस्ट कंसर्न में कौन है? तो पूमा है। और एक बात और, ऑल 5 बिग कैट्स इन इंडिया आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एंड साइड्स अपेंडिक्स। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो साइड्स अपेंडिक्स में होगा वो हमारे शेड्यूल 4 के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये कब बना है? 2023 में बना है। और ये कब बनाया हमने? जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात और दोस्तों, देखो, ये बना था तो इसलिए 2024 में ना इसके ऊपर नहीं आया, अरे इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, लाइन और ये बिग कैट के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2024 के प्रीलिम्स में, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। एलिफेंट सेंसस 2023, तो अभी एलिफेंट का सेंसस हुआ है, ठीक है, 2023 में, तो इसलिए न्यूज में है। तो कर्नाटका ने टॉप मारा है अमंग सदर्न स्टेट्स के में, ठीक है, ओवर 6000 एलिफेंट्स आपको कर्नाटक में ही मिल जाएंगे। तो 6000 से ऊपर तो कर्नाटक के अंदर ही एलिफेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाई डेथ रेट है 40% अमंग द जुवेनाइल एलिफेंट, जो 10 साल और उससे कम के है ना जो एलिफेंट्स है, उनके अंदर आपको हाई डेथ रेट मिल जाएगी एलिफेंट्स के अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर है, ठीक है, जो फाइंडिंग्स आई है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में आ सकता है। तो इंडियन एलिफेंट के बारे में आपको ये पता चाहिए कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मिल जाएगा आपको ये। IUCN ने इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल रखा है, और हमने इसको शेड्यूल 1 की कैटेगरी में डाल रखा है WPA एक्ट के अंदर, ठीक है, WPA 1972 के अंदर, ठीक है। हमने कंजर्वेशन मेजर्स के लिए हैं, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया, ठीक है, 1992 के अंदर, ठीक है। हमने 33 एलिफेंट रिजर्व्स बनाए, ठीक है, इन 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स के अंदर, ठीक है। हैबिटेट कहाँ है, कहाँ मिलेगा ये आपको? तो ये सदर्न वेस्टर्न घाट से मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएंगे, ईस्टर्न इंडिया में मिल जाएंगे, नदर्न इंडिया में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इंडिया इज होम टू ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एलिफेंट पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहीं पॉपुलेशन है किसकी? एलिफेंट्स की, क्योंकि 60% से ऊपर तो हमारे यहीं मिल रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी कर्नाटका में है, फिर असम के अंदर है, फिर केरला में है, ये पता होना चाहिए। और ये कुमकी एलिफेंट्स क्या है? तो ये ट्रैप करने के लिए है किसको? जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं, बस, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ, एक चीज और दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैं आपको बता दूं, ये हाईली इंटेलिजेंट एलिमेंट होते हैं, इनका स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होता है, ठीक है। और दोस्तों, जो कम्युनिकेशन जो करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टिकेटेड है, ये इंफ्रारेड वेव्स को के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। और इंफ्रारेड वेव्स आपको पता है 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है, जिसको हम इंसान नहीं सुन सकते, ये सुन सकते हैं। ऐसे राइनो होते हैं, अभी राइनो के बारे में पढ़ाऊंगा, ऐसे राइनो भी इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम आवाज में ये सुन लेते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अच्छा, ये वन ऑफ 3 सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। और जैसे कि अदर 2 जो मिलेंगे वो सुमात्रन मिलेंगे और श्रीलंकन एलिफेंट्स मिलेंगे। इनका लाइफ स्पेन कितना है? तो 60 to 70 ईयर्स का है,
जेस्टेशन पीरियड के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, जो कि 20 से 22 मंथ्स का मिलेगा आपको। ठीक है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है ऑफ ऑल मेमल्स। लीडर वो जो होता है एलिफेंट ग्रुप का, वो होता है फीमेल, और ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे। ठीक है, अब थ्रेड्स वगैरह क्या है तो ये आपको पता होगा कि पोचिंग वगैरह इसके थ्रेड्स है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था हमने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट आपको पता होना चाहिए, और अफ्रीकन एलिफेंट में ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। तुम आपको दिख भी रहा होगा, देखो क्या क्या दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। देखो IUCN के स्टेटस में ये एंडेंजर्ड में आते हैं हमारे एशियन वाले, और इनके यहाँ दो एलिफेंट होते हैं। ठीक है, एक तो सवाना एलिफेंट जो होता है वो एंडेंजर्ड में है, और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है ना वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है। ठीक है, अब इसका मेजर डिफरेंस देखो, हमारे ये स्मॉलर साइज के तुम्हें एलिफेंट मिलेंगे, इनके लार्जर है। ठीक है, और दोस्तों इनके जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉलर राउंडेड ईयर्स होते हैं, और इनके लार्ज फैन टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर टस्क पर आ जाओ, टस्क टस्क। तो ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क, है ना, एंड आर एब्सेंट इन द फीमेल्स। ठीक है, बट इनके बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन में, है ना, टस्क होता है। ठीक है, अब आगे देखो राइनो में। ठीक है, क्योंकि द स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट भी आई है। ठीक है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, अब एक बात और कि फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की। तो विथ ऑल 5 स्पीसीज कंबाइंड देयर आर जस्ट अंडर 28,000 राइनोज लेफ्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, जितनी 5 स्पीसीज है राइनो की, उसमें से सिर्फ 20, मतलब उनकी 5 के 5 स्पीसीज के अंदर देखेंगे तो केवल 28,000 ही पॉपुलेशन बची है राइनो की, कोई वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ना कि इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड के अंदर बात हो रही है। ठीक है, जो राइनो पोचिंग है वो अफ्रीका के अंदर बढ़ गई है बाय 4%। ठीक है, अब ये सब नहीं पूछेगा पोचिंग बढ़ गई, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछेगा, अफ्रीकन राइनो और एशियन राइनो के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा। दैट मीन्स कि आपको अफ्रीकन राइनो और एशियन राइनो के बीच में पता होना चाहिए। जैसे इनका व्हाइट राइनो मिलेगा, जो कि सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है, सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है आफ्टर एलिफेंट। और इंडियन वाला जो है लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो है। जो एशियन के जो स्पीसीज हैं राइनो के, उसमें आपको इंडिया वाला जो है राइनो सबसे बड़ा मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो 2 हॉर्न इनके पास भी है, 2 हॉर्न इनके पास भी है। ठीक है, सुमात्रन राइनो के पास, और 1 हॉर्न मिलेगा आपको इंडियन राइनो के पास। इस चीज का ध्यान रखना, 1 हॉर्न राइनोसोरस हमारे सिर्फ इंडियन वालों के पास है, और जावन राइनो के पास है। ठीक है, ये पुअर स्विमर्स होते हैं, पानी के अंदर तैर नहीं सकते ज्यादा अच्छी तरीके से, हमारे गुड स्विमर्स वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखना है हमें। ठीक है, तो ये स्टेटस वगैरह मुझे लगता है ना कि आपको इतना डीप में याद रहेगा। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि इंडियन राइनो का जो स्टेटस है IUCN के अंदर वो है वनरेबल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और मैं दिखा भी चुका हूँ आपको। ठीक है, अभी इसको कवर करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब इसके बारे में ना आपको क्या ध्यान रखना है, देखो एक तो इसके रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, और कितनी स्पीसीज है ये बस्टर्ड फैमिली की, तो ये 4 स्पीसीज है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन, ये 2 ऑफ दी 4 बस्टर्ड स्पीसीज है। अदर 2 कौन सी है, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्यून्स बस्टर्ड। ठीक है, अब इनका बैकग्राउंड क्या है, ये 2013 में स्टार्ट किया हमने ये रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, और इसका नाम चेंज करके हमने कर दिया बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट इन 2016, और इसको एक्सटेंड कर दिया है 2033 तक। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है, फंडिंग एजेंसी कौन है इसकी, तो फंडिंग एजेंसी है नेशनल कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा अथॉरिटी। अब इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कैंपा के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पार्टनर एजेंसी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये तो होगा ही। ठीक है, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, ये सब वगैरह। अब इसके अंदर अब क्या इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेटिंग एजेंसी के बारे में जान लो। जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये स्टेब्लिश हुई थी 1883 में, और इसके बारे में भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में कि ये है क्या। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर लेना आप प्रीलिम्स का। अब लेसर फ्लोरिकन के बारे में आ जाओ, लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, अब इसके बारे में ये जान लो कि भैया ये स्मॉलेस्ट बर्ड है ने ऑफ दी बस्टर्ड फैमिली का, बस्टर्ड फैमिली में सबसे स्मॉलेस्ट ई मिलेगा आपको। और ये इसका प्रोटेक्शन स्टेटस ये अपेंडिक्स साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN के कैटेगरी इंजीनियर में है, और WPA के शेड्यूल 1 में है। ठीक है, कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब में ये मिलेगा आपको। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का देख लो, ये भैया सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, तो इसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है सेम है जैसे कि लेसर फ्लोरिकन का है। ठीक है, अब देखो एक चीज और डाल लो इसके अंदर,
ये अमंग 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर है, ये इंक्लूड है। ठीक है, अब एक बात और, इसके ना कैरेक्टरिस्टिक जान लो। जैसे मेल्स प्ले नो रोल इन द इंक्यूबेशन एंड केयर ऑफ द यंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस जिनके अंदर जो मेल का जो रोल होता है ना, कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, वो द केयरिंग ऑफ द फैमिली, ठीक है, यंग चाइल्ड। ठीक है, अब एक बात, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक यूपीएससी पूछ रही है ना, ये ध्यान रखना हम। तो और देख लो, ओग्रो, ये एग्रो ग्लासलैंड ओमनीवोरस वर्ड्स हैं। ठीक है, ओमनीवोरस, ये ध्यान रखना। और फ्रंटल विजन इनका लेकिंग है, फ्रंटल विजन को दिखता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब कंजर्वेशन एफर्ट्स हमने क्या क्या चलाए, तो हमने जीआईबी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बना रखा है हमने राजस्थान के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने नेशनल ब्रीडिंग सेंटर एंड जैसलमेर में बना रखा है इनके लिए। और ये एंडेमिक है टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये ध्यान रखना है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर ये एंडेमिक है। सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में मिलेगी इनकी पॉपुलेशन, फिर गुजरात में मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बैन किया था पावर लाइन्स के ऊपर, क्योंकि ये थ्रेट बन रहा था इनके डेथ का। ठीक है, अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक बात और, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसलिए न्यूज में आया। अब ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में जान लो। ठीक है, ये उड़ीसा में चला। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया था उड़ीसा के अंदर, भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर इन 1975 विद द असिस्टेंस ऑफ द यूएनडीपी एंड यूएन, मतलब यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ के आपसे, ये एक रामसर साइट है, ये ध्यान रखना, और उड़ीसा के अंदर है, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम भी हमारा यहाँ पर मिलेगा आपको। पहला कौन सा है, तो आपको पता है वो सुंदरबन है। ठीक है, कौन कौन सी रिवर निकलती है, मैंने आपको दिखाया था कि भैया यूपीएससी जो है ना, रिवर्स और इनके बीच में लिंक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रही है कि कौन कौन सी रिवर निकलती है यहाँ से। तो ये भी ध्यान रखना, ब्राह्मणी, बैतरनी और धमरा और पातासाला। ठीक है, और ये होम होम टू लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, मतलब सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल जो है सॉल्ट वाटर वाले, वो आपको यही भितरकनिका नेशनल पार्क में ही मिलेंगे। ठीक है, और जान लो क्रोकोडाइल के बारे में, क्या जानोगे, क्रोकोडाइल्स आर लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ द वर्टिब्रेट क्लास ऑफ रेप्टिलिया। ठीक है, मेनली इन फ्रेश वाटर स्वैम्प्स में मिलेंगे ये। ठीक है, क्रोकोडाइल्स, और लेक्स में, रिवर्स में। इनका बिहेवियर जान लो, नॉकटर्नल एनिमल है। ठीक है, रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ओनली टू लिमिटेड डिग्री। ठीक है, और देखो इनमें से घड़ियाल जान लो, घड़ियाल, क्रोकोडाइल की फैमिली में घड़ियाल भी एक, इनका चेहरा देखो। ठीक है, कैसा होता है आगे की तरफ से, और मगरमच्छ का देखा होगा तुमने, क्रोकोडाइल का कैसा होता है, तो घड़ियाल का चेहरा ऐसा होता है आगे से। ठीक है, मतलब मुंह ऐसा होता है। तो प्रोटेक्शन स्टेटस जान लो, अपेंडिक्स 1 में मिलेंगे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, डब्ल्यूपी एक्ट शेड्यूल 1 में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब हैबिटेट देखो, ये इनहेबिटेट करते हैं फ्रेश वाटर रिवर्स में, घड़ियाल चंबल में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फिर गिरवा में, घाघरा में, सोन में और गंडक में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और जान लो इसके अंदर, ये बुलबॉस नॉब होता है इनका एट द एंड, और ये होता है सबसे ज़्यादा ये फीस को खाती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, फंगा, फंगा रिकॉग्निशन इन कंजर्वेशन में, फंगा जान लो। फंगाई क्या है, इज वन ऑफ द 5 किंगडम्स इन द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इज गिवन बाय आर.एच. विटाकर। ठीक है, अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फंगाई, ये पता होना चाहिए आपको, सिग्निफिकेंस वगैरह इसके, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछती है आपसे। ठीक है, तो ये माइक्रोजियल है, मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल करता है एक दूसरे को। ठीक है, एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, अब क्या जानना चाहिए, डिकम्पोजिशन में इनका काम होता है, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, तो एक्ट एज अ डिकम्पोजर एंड कन्वर्टिंग डेब्रिस टू ह्यूमस, ये ह्यूमस, ठीक है, डेब्रिस को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है, डिकम्पोजर की तरह काम करता है ये फंगाई। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब असिस्ट करता है डिग्रेडेशन ऑफ द कंटामिनेट सच एज प्लास्टिक्स को भी ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। अब ये आपको पता होता है 3F, ठीक है, फ्लोरा, फाउना और फंगा के बारे में। तो फ्लोरा को पता है, प्लांट्स वगैरह को कहते हैं, फाउना को पता है, आपको पता है एनिमल्स को कहते हैं, और फंगा कैसे कहते हैं, तो फंगा ही होता है। फंगा के एग्जांपल देख लो, मशरूम्स, मोल्ड्स, ईस्ट। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है थ्रू स्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और रोल क्या है इनका इकोसिस्टम में, तो ये है आपका डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। तो ये चीज आपको इसके अंदर पता होना चाहिए बस। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब देखो दोस्तों, इसे ना नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का। ठीक है, न्यूज में क्यों है कि यूनेस्को ने ना अभी 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स को एड किया है फ्रॉम कंट्रीज लाइक कोलंबिया से,
किसके अंडर में, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। दैट मीन्स कि MAB प्रोग्राम के अंदर इसको ऐड करा गया है। ठीक है, टोटल वर्ल्ड के अंदर कितनी है, तो 759 साइट्स है। ठीक है, इन 136 कंट्रीज के अंदर। अब ये MAB प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि 1971 में लॉन्च हुआ था, और एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। ठीक है, साइंटिफिक प्रोग्राम है, दैट मीन्स कि एस्टेब्लिश करता है एक साइंटिफिक बेसिस को फॉर एनहांसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो पीपल और एनवायरमेंट के बीच में ये साइंटिफिक क्या करता है, बेसिस को एनहांस करता है, रिलेशनशिप को एनहांस करता है। देखो हमारे इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इसमें कि 12 जो है ना रिकॉग्नाइज्ड है MAB प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये मैं आपको भी मैप के अंदर दिखाऊंगा अभी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर ना दोस्तों, ये आपका एक स्टैटिक टॉपिक है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आपको ये स्टैटिक से रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, वैसे ही मैं आपको शॉर्टकट में रिवाइज करता हूँ। तो ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पर डाइवर्स नेचुरल कल्चरल लैंडस्केप देखने को मिल जाएगा अक्रॉस टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एंड मेरीन इकोसिस्टम के अंदर, और इसको हमने 3 मेन कैटेगरी के अंदर, जोन के अंदर डिवाइड कर रखा है बायोस्फीयर रिजर्व्स को। इसके अंदर कोर एरिया देखने को मिलेगा, बफर जोन देखने को मिलेगा, और ट्रांजिशन एरिया देखने को मिलेगा। कोर एरियाज क्या होते हैं, तो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन होते हैं, जहाँ पर रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेन चीज पे, जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर पहले एक बात बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर देखो ना, ये लाइन, ये चीज देख रहे हो डायग्राम, ये रामसर है। ठीक है, ये रामसर साइट भी है। अब ये रामसर साइट क्या होते हैं, फिर मैं बोलूंगा अगर आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा तो स्टैटिक पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, वैसे मैं आपको एनवायरमेंट सीरीज में कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। ठीक है, तो रामसर साइट है यहाँ पर। ठीक है, और ये MAB प्रोग्राम के अंदर भी है यूनेस्को के, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है नेचुरल, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिक्स्ड है। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल भी होगा इसके अंदर, नेचुरल भी हो सकता है, मतलब मिक्स्ड और भी चीजें होंगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो कुछ हम मेन पढ़ लेते हैं। देखो जैसे कंचनजुंगा है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, सिक्किम में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कंचनजुंगा मिलेगा आपको सिक्किम में। अब याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, ये है ना फैक्चुअल, आप रट दो, याद नहीं होने वाला। मैं बताता हूँ कैसे याद होगा। आपको करना क्या है, एक मैप लेना है इंडिया का। ठीक है, या फिर आप ड्रॉ करो। ठीक है, ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करो इंडिया का मैप। ठीक है, रफ डायग्राम ड्रॉ करो, इसके अंदर स्टेट भी जो है ड्रॉ करो आप, और इसके अंदर आप ना इसकी मार्किंग करो। जैसे कि सिक्किम है, तो सिक्किम के अंदर कंचनजुंगा और सिक्किम लिख दो। अब ये MAB प्रोग्राम के अंदर भी है कंचनजुंगा, और यूनेस्को की, ये देखो ये यूनेस्को का हमने बता रखा ना यहाँ पर कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और अगर ये रेड वाला और आगे जाएगा रेड, तो ये मिक्स्ड साइट में। तो ये मिक्स्ड वाली यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी, कंचनजुंगा। ठीक है, अब मानस पे आ जाओ इधर तरफ ही। मानस आपको पता है असम में है। ठीक है, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, कौन सा, मानस। अब इसके आगे आ जाओ, डिब्रू सिखोवा, तो ये भी आपको असम में मिलेगा। फिर आ जाओ दिहांग, दिहांग दिहांग पे दिहांग दिबांग पे, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, फिर नोकरेक मेघालय, फिर सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम तो याद रहेगा पुष्पा से, पुष्पा मूवी से। ठीक है, तो शेषाचलम हिल्स कहाँ मिलेंगे आपको, आंध्र प्रदेश में। ग्रेट निकोबार तो नाम से याद रहेगा, निकोबार आइसलैंड में मिलेगा, आइलैंड में मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार भी याद रहेगा आपको, तमिलनाडु में। अगस्त मलाई ये आपको केरला में। ठीक है, अगस्त मलाई केरला में। नीलगिरी आपको याद रहेगा कि भैया वेस्टर्न घाट की तरफ है नीलगिरी, तो तमिलनाडु केरला और कर्नाटका इनके बॉर्डर में मिल रहा है। और ये ये क्या है, अचना कमार या अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। और ये पंचमरही आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, और पन्ना मध्य प्रदेश में मिलेगा, और कच्छ गुजरात में मिलेगा। कच्छ तो नाम से याद रहेगा आपको, कच्छ गुजरात से। और नंदा देवी याद रहेगा आपको उत्तराखंड में, और कोल्ड डेजर्ट भी याद रहेगा आपको इसमें, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही होंगे दोस्तों, और मैं यही बोलूंगा आप इसको मैप में ड्रॉ करो। ठीक है, मैप में इसको लेबलिंग करो। ठीक है, अब आते हैं इको सेंसिटिव एरियाज के ऊपर। ये इको सेंसिटिव एरियाज का होते हैं, मैंने इसके ऊपर आपको PYQ भी दिखाया था। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, कस्तूररंजन कमेटी इसके ऊपर भी PYQ आ रखा है, और गडगिल कमेटी के ऊपर भी आ रखा हूं। मैं गडगिल कमेटी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा DK कस्तूररंजन और गडगिल कमेटी, ये किसके लिए है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा क्या था प्रीलिम्स में कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम जो इंपॉर्टेंट है ना उसको फटाफट पढ़ लेते हैं। दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि ये इको सेंसिटिव एरिया होते क्या है।
ठीक है, मैं तो ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इको सेंसिटिव एरिया सबको पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी पूछेगी तो ये पूछेगी आपसे, ये नहीं पूछेगी कस्तूरी रंजन कमेटी में क्या बोला गया है, ठीक है। वैसे आपको ये मेंस के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो इको सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं, तो ये डिफाइंड एज एरिया जोन्स विद आइडेंटिफाइड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैविंग, दैट मींस के पास एनवायरमेंटल रिसोर्स ऐसे होंगे incomparable values requiring special attention to their conservation because of its landscape, wildlife, biodiversity, historical and natural values। तो ऐसे इनकम्पेरेबल वैल्यूज मिलेंगे ऐसे एरियाज के अंदर, ठीक है, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज होंगे ऐसे होंगे जो कि हमें उनको सेफ रखना, उनको कंजर्व रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में हम इनको बनाते हैं इको सेंसिटिव एरिया। इको सेंसिटिव मतलब दैट मीन्स आपको यहाँ पर बहुत मतलब आपको यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी किसी काम करने के लिए, दैट मीन्स इको सेंसिटिव एरियाज हैं ये, ठीक है। और ये जो है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ही नोटिफाई करती है, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन नोटिफाई करेगा इको सेंसिटिव जोन, तो ये करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और किस एक्ट के अंदर करती है, तो ये करती है आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये, ध्यान रखना, ईपीए वाला, ईपीए एक्ट पढ़ते हैं ना हम, ईपीए, ठीक है। तो ईपीए 1986, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो। सो क्रिएट अ काइंड ऑफ बफर और शॉक ऑब्जर्वर फॉर द स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम। तो ये बफर जोन बना देता है, ट्रांजिशन जोन बना देता है, हायर प्रोटेक्शन है, ये सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब एक बात हो दोस्तों, देखो ESZ गाइडलाइंस क्लासिफाइड एक्टिविटीज अंडर दी 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे काम करने को मिल जाएगा, आपको जो लोकल पीपल है वहां पर इको सेंसिटिव जोन में क्या परमिशन मिलेगी, किस चीज की मिलेगी, यहाँ पे लिख रखा है। जैसे प्रोहिबिटेड क्या होगा, कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड होगी बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। सेटिंग अप इंडस्ट्री कॉजिंग पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन करते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज भी बैंड होंगे यहाँ पर, ठीक है। रेगुलेटेड मतलब परमिशन तो होगी लेकिन वो रेगुलेट होगा, जैसे फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स, रिजोर्ट्स परमिटेड क्या होंगे, तो ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस बाय लोकल कम्युनिटीज, डेयरी फार्मिंग, ये सब परमिटेड होंगे, ठीक है। तो ये जैसे ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है ऐसे ही। वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ लो, वेस्टर्न घाट आपका वैसे स्टेटिक का भी टॉपिक है, ठीक है। वेस्टर्न घाट आपका वेस्टर्न घाट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका ये स्टेटिक का टॉपिक है, तो आपको स्टेटिक से ये बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों ही पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है कि ये वेस्टर्न घाट का क्या है, कोर एरिया है, और इसका ये बफर एरिया है, ठीक है, जहाँ पर ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके ज्योग्राफिकल फीचर देख लो, कौन कौन से पासेस मिलेंगे, तो पालघाट गेप, थाल और भोर घाट, ये पासेस हैं आपके वेस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है। एलिवेशन में देख लो, मतलब हाइट में सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा यहाँ पर आपको, तो अनाईमुडी हिल्स मिलेंगे, ठीक है। अनाईमुडी हिल्स सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी, ठीक है। अब कौन कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, तो 4 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सेमी मिल जाएगा, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इसमें, ठीक है। तो ये आपका मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे देखो, हाँ रीजनल नेम्स देख लो किसके, वेस्टर्न घाट के, जैसे सह्याद्री भी बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक और तमिलनाडु में बोलते हैं। अच्छा अनाई मिल्स, अनाईमलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स जो है, अनाईमलाई बोलेंगे केरला के अंदर और कार्डमम तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो दुनिया के अंदर, ठीक है, 8 में से, ठीक है, जो 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है ना, तो उसमें से एक जो है हमारा ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। ध्यान रखना, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एनवायरमेंट प्रोडक्टिविटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है 2012 में ही, ठीक है। और कुछ एंडेमिक स्पीसीज है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, जैसे कि नीलगिरी तहार और लायन टेल मकाओ, ठीक है। तो इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये वेस्टर्न घाट में मिलेगा। और ये गडगिल और कस्तूरी रंजन कमेटी के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन की कमेटीज हैं, ठीक है। उन्होंने बात करा कि भैया कैसे वेस्टर्न घाट कंजर्व कर सकते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। चलो फॉर्मूला ड्राइव किया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम अदर रिलेटेड न्यूज देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। फालतू की चीजें हम क्या कर देंगे, फिल्टर आउट कर देंगे। जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज, अब मुझे इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट लगा, देखो ये इन्होंने
ब्लू प्लेनेट प्राइज जो है जीता है, ठीक है, इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोसिटी वालों ने, ठीक है, ब्लू प्लेनेट प्राइज, ठीक है। अब ये ब्लू प्लेनेट प्राइज है जो अवार्ड करा जाता है एनुअली बाय जापान बेस्ड, क्या है ये, असाही ग्लास फाउंडेशन, ठीक है, कोई फाउंडेशन है वहाँ के, मतलब एनजीओ है, उन्होंने ये ब्लू प्लेनेट प्राइज दिया इनको। अब ये स्टेब्लिश हुआ था पनामा सिटी में 2012 के अंदर। एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो स्ट्रेंथन करती है क्या साइंस पॉलिसी इंटरफेरेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को। और एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कोई ये यूएन बॉडी नहीं है, ठीक है, कोई यूएन बॉडी नहीं है, ठीक है। हाउएवर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेक्रेटरीट सर्विस, ठीक है, लेकिन इसको ना यूएनईपी जो है इसको सेक्रेटरीट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आईपीबीएस को, ठीक है। तो इनका सेक्रेटरीट आपको कहाँ मिलेगा, बोन जर्मनी में मिलेगा, और करंटली इट हैज मोर देन 155 मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग इंडिया भी है हमारा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब आगे, मुझे तो सही लग रहा है इसके अंदर मैंने कुछ छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा इसलिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अब ये क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सब स्कीम इसके अंडर आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, 1992 में, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना समझने के लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये जो सभी स्कीम्स बता दी हैं इसके अंडर जो आती हैं, ठीक है, बस। अब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो इसको स्टेचुटरी रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से बना है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी भी इसके अंदर, टू प्रिपेयर पीबीआर इन कंसल्टेशन विद लोकल पीपल, ठीक है, लोकल पीपल का भी इसके अंदर जो है भागीदारी है, तो इसलिए बोला गया है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है। चलिए, इसके लिए बस इतना ही रखो ध्यान, बस आगे इससे ज़्यादा नहीं। अब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, तो ये एक छापा चल रहा है, इंडेक्स है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये 2024 में आया है यूजिंग, 2024 में इन्होंने अभी कोई ये है रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है, और किसने करा है, येले सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ने करा है। 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इनके अंदर, अक्रॉस 11 इशू कैटेगरीज है इनके पास, रैंक्स 180 कंट्रीज के अंदर करते हैं ये ऑन क्लाइमेट चेंज। एस्टोनिया ने टॉप करा है इसके अंदर। अब आगे देखें तो इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग क्या है, तो मैंने क्या देखा इसके अंदर इंपॉर्टेंट, मैंने ये देखा कि इंडिया की रैंक याद मत रखो, आप याद रखो कि इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो SO2 को हमने इससे भी ज्यादा कर दिया, चाइना से भी ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर SO2, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एमिटर, ठीक है, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो भैया हमारी पोल्यूशन तो इसलिए ज्यादा हो ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, अब इसके अंदर क्या देखना है, तो गोल्डमैन, अब ये क्या नाम है, सोनेवेटेड स्कूल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इंडिया की रैंक आई है 176 आउट ऑफ 180, और मुझे इसमें कुछ नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कैमल्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूएन ने डिक्लेयर करा है 2024 को ऐसा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, ठीक है। तो कैमलिड्स किसे बोलते हैं, तो मेंबर ऑफ कैमल फैमिली को कहते हैं, ठीक है। अबाउट कैमल्स के बारे में जान लो भैया, कैमल्स आर फाउंड इन अफ्रीका और एशिया, दोनों जगह पाया जाएगा। टाइप्स कौन कौन सी है, तो ड्रोमेड्री है और अरेबियन कैमल है, ठीक है। और जो अरेबियन कैमल होता है वो होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल हम्प होता है, ये अलग हम्प, ठीक है। बैक्टीरियन वाले में 2 हम्प्स मिलेंगे, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल, देखो डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल क्यों लिखा रखा है यहाँ पर, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है, प्रीलिम्स में, कि ये डोमेस्टिकेट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कौन सा जानवर है जो आजकल तुम उसे पाल नहीं सकते, ऐसा कोई जानवर है, तो इसलिए इन्होंने डाल दिया यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल, मैमल होता है, हार्बीवोरस होता है, सर्वाइव इन हॉट कंडीशन, ठीक है, दैट इज ड्रोट एनिमल भी बोलते हैं इसे। स्टेट एनिमल है राजस्थान का। अच्छा, खराई कैमल के बारे में भी ना यूपीएससी में क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है प्रीलिम्स में, और बहुत ही मतलब मजाकिया क्वेश्चन जो है, आपने शायद सुना होगा, बस्कर बस्सी, इसने इसके ऊपर बोला भी है, मतलब इस पर अच्छा खासा उन्होंने कॉमेडी करा है खराई कैमल के ऊपर, ठीक है। तो खराई कैमल स्विम कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंसेस में, ठीक है, जैसे 3 किलोमीटर एट अ टाइम इन अ सी, और ये मैंग्रोव ईट करता है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, ठीक है, ये कच्छ में भी पाया जाता है मैंगर, ठीक है, मैंग्रोव्स, ठीक है, गुजरात के अंदर। और बैक्टीरियन कैमल सब फाउंड होते हैं कहाँ पर,
लद्दाख नुब्रा वैली के अंदर, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं भैया कि माइबैक्टीरियम कैमल्स पाए जाते हैं, यस पाए जाते हैं लद्दाख के नुब्रा वैली के अंदर, ठीक है। और डोमेड्रिस कैमल आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट लाइक राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और जो अदर टाइप के कैबिनेट्स हैं ये हैं, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ है वो याद रखना ज़्यादा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट, उसके अंदर हम पहले बढ़ेंगे यूएन रेड। अब एक बात और दोस्तों, देखो यूएन रेड और यूएन रेड प्लस इन दोनों के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, तो इसको अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि भैया फॉरेस्ट के डिफोरेस्टेशन के लिए यही काम कर रही है यूएन प्रोग्राम, ठीक है। चलो, अब इसके इन्होंने कोई एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है रेजिंग एम्बिशन एक्सेलरेटिंग एक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला कि ओनली 8 ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज विद हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन हैव क्वांटिफाइड टारगेट्स ऑन फॉरेस्ट इन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जो कंट्रीज के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से ना जो प्लेस थी, उनमें से 8 में से 20 ने ही अपना काम किया है, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर देखते हैं कि यूएन रेड है क्या, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिब यूएन नॉलेज एंड एडवाइजरी प्रोग्राम है ऑन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के ऊपर, जो फोकस करता है, ठीक है, ऑन एडवांसिंग दी पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताया ना 2015 वाला, ठीक है। अब इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर ऑफ यूएन रेड प्लस असिस्टेंस। तो देखो रेड प्लस के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, और एक बात और इसने क्या बोल दिया, इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर ऑफ यूएन रेड प्लस असिस्टेंस, ठीक है। तो यूएन रेड जो है इसके अंदर असिस्टेंस देता है रेड प्लस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये 2008 में बना था, ठीक है। ये बिल्ड्स ऑन द टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 2008 में बना था, तो इन सबों को भी साथ में काम कर रहा है, इनके साथ लेकर, जैसे फाओ को लेकर काम कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ काम कर रहा है, ठीक है। इनके साथ ये टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है बिल्ड करता है, ठीक है। पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो 65 है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर इंडिया भी है, ठीक है। यूएन रेड प्लस के बारे में जान लो, तो इसे कॉमनली रेफर्ड एज वॉट्स फ्रेमवर्क भी बोलते हैं फॉर रेड प्लस, ठीक है। अडॉप्ट एट 90th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, सीओ कॉप 19 टू द यूएनएफ ट्रिपल सी इन 2013, ठीक है। तो ये 2013 में आया था, और कॉप 19 में ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी की, तो 2013 में हुई थी, और उसके अंदर ये इवॉल्व हो गया आया था रेड प्लस प्रोग्राम, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? तो इनका काम जो है ना प्लस है, तो प्लस का मतलब इससे आगे चले जाओ, जो रेड रेड वालों का काम है ना, यूएन रेड वालों का, उसे प्लस में चले जाओ, ठीक है। बियॉन्ड सिंपली डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इंक्लूड द रोल ऑफ कंजर्वेशन, तो इनका काम कंजर्वेशन का भी है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का भी है फॉरेस्ट का, और एनहांसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का भी है। इवन यूपीएससी ने ना एक ऑप्शन और दिया था कि इनका काम रिड्यूसिंग पॉवर्टी भी है, ठीक है। तो वो करेक्ट था स्टेटमेंट, इस चीज का ध्यान रखना। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, तो ये भी नाम से पता चल रहा है कि भैया अरेंजमेंट कर रहे हैं फॉरेस्ट के लिए, इंटरनेशनल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? ये देखो 19 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है, फॉरेस्ट के ऊपर हुआ है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने टेकवेज दिया है कि वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू अचीव द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स बाय 2030, ठीक है। जो भी इनका जो एनडीसी टारगेट था ना, ठीक है, कि भैया फॉरेस्ट के लिए वो ये सब करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ये ऑफ ट्रैक हो गया है वर्ल्ड, ठीक है, वो अपने फॉरेस्ट के टारगेट जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है? देखो इंडिया के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी तो यहाँ से बनाएगी। देखो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हमारा फॉरेस्ट भी और ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, डाटा आपको याद रहे ना रहे ये पता होना चाहिए कि ट्री फॉरेस्ट भी बढ़ा है हमारा और टोटल फॉरेस्ट भी बढ़ा है हमारा। और एक चीज और, 17 states have more than 33% of their area under forest cover, ठीक है। तो 28 स्टेट्स हमारे, 28 में से 17 स्टेट्स के अंदर हमारा 33% से ज़्यादा जो हमारा एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये डाटा, ठीक है। अब यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अंडर यूएनएफएफ, क्या यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है भैया? तो इनका जो प्लान है ना, ये तो आया था 2017 में, और 2030 तक का इनका विजन था। तो इसके अंदर ध्यान रखना कि सारे यूएन के जो मेंबर है ना,
वो इसके मेंबर है UNFF के, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, कंटेन्स अ सेट ऑफ 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल। ठीक है, तो ये 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स देती है। अब आपको यही पता नहीं होना चाहिए कि मैं क्या क्या फॉरेस्ट गोल है, बस ध्यान रखना कि 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स है। ठीक है, ठीक है, चलो। इट इंक्लूड्स अ टारगेट टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया बाय 3% वर्ल्ड वाइड बाय 2030। तो उन्होंने बोला कि भैया हमें फॉरेस्ट एरिया जो है ना 3% से बढ़ाना है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड के अंदर बाय 2030। ठीक है, इट बिल्ड्स ऑन द विजन ऑफ द 2030 एजेंडा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका है रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल। ठीक है, फ्लेक्सिव UN रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट थी। तो एक चीज और, इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स है। ठीक है, UNFF के। तो ये 2000 में स्टेब्लिश हुआ था। ये फंक्शनल कमीशन है ऑफ द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ठीक है, दैट इज इकोसोक भी बोलते हैं हम इसे। ये फैसिलिटेट करता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, इट कंप्राइजेस 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइक IUCN साइट्स फाओ। ठीक है, UN ट्रस्ट फंड भी है इनका, और UNF सेक्रेटरीट भी है, जो सेक्रेटरीट है फॉर CPF के लिए भी। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन के ऊपर, मैंग्रोव कंजर्वेशन के ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़ते हैं। IUCN Red List of Mangrove Ecosystem indicated that about 50% of the ecosystem examined were classified as vulnerable, endangered और critically endangered। तो जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, वो रेड लिस्ट जो निकालती है IUCN, उसके अंदर 50% ऑफ द इकोसिस्टम जो है हमने एग्जामिन करा, और उसमें देखा कि ये वनरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड कौन कौन सा है। ठीक है, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमने 36 रीजन को अक्रॉस 44 कंट्रीज को देखा। ठीक है, एग्जामिन करा उन्होंने। अब it is one of the headline indicator for the Kunming Monetary Global Biodiversity Framework under the Convention on Biological Diversity। तो जो इंडिकेटर है ना, जो इसके अंदर हमने यूज करा, ठीक है, ये सब चीजें मैंग्रोव फॉरेस्ट का इकोसिस्टम चेक करने के लिए, ठीक है, इसको कैटेगरी में डालने के रेड लिस्ट के। तो इसके अंदर हमने कौन सा इंडिकेटर यूज करा है, जो कुनमिंग मॉनिटरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर बोला गया। ठीक है, अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक बात और दोस्तों, ये ना CBD के बारे में आपको पूरा सही से ढंग से पढ़ना है, और ये आपका स्टैटिक का पोर्शन है। ठीक है, और ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, अब एक बात और, द मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ साउथ इंडिया, ये देख लो। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ। जैसे श्रीलंका है, मोल्डीव है, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक है, वर आइडेंटिफाइड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड के बारे में UPSC डाटा आपसे पूछती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब जो इंडियन मैंग्रोव्स है, जैसे अंडमान और बे ऑफ बंगाल में मिलता है, वो लीस्ट कंसर्न है। साउथ इंडिया के अंदर जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये बात याद रखना। और वेस्ट इंडिया के अंदर वनरेबल है, जो आपको गुजरात में मिलता है। ठीक है, अब अब इसके अंदर जो है मैंग्रोव्स के बारे में जान लो। ठीक है, और इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो ये इकोसिस्टम सर्विस देती है। ठीक है, तो इनके फंक्शंस के बारे में जान लो। ठीक है, तो ये आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वार्म टेम्परेट कोस्टल एरिया से मिल जाएंगे। 15% ऑफ द वर्ल्ड कोस्ट लाइन। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना, वर्ल्ड का जो कोस्ट लाइन है ना, उसका ही 50% एरिया ऑक्यूपाइड करता है मैंग्रोव्स। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मैंग्रोव्स, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कार्बन को सिक्वेट करते हैं, मतलब कैप्चर करते हैं कार्बन का ये। ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में भी काम आते हैं। एक बात और दोस्तों, मेंस में UPSC में ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में बहुत अच्छा काम है इनका मैंग्रोव फॉरेस्ट का। ठीक है, मैंग्रोव ट्री का भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और मैंग्रोव इन इंडिया, इसके अंदर क्या देखना है, जैसे लक्षद्वीप के अंदर भी आपको मैंग्रोव्स मिल जाएंगे, तमिलनाडु कोस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। ठीक है, और ये कौन से, मतलब किसने आता है, तो वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 बाय ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने। ठीक है, अब मिस्टी प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखना। मिस्टी क्या है, तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। ठीक है, मिस्टी, ये ध्यान रखना मिस्टी के बारे में। मिस्टी किसके लिए है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए है, इसका ध्यान रखना। अब एक बात और, ग्लोबल
इनिशिएटिव्स क्या हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, जैसे कि मैंग्रोव ब्रेक थ्रू, ठीक है, जो लॉन्च हुआ था UN ट्रिपल सी COP27 शर्म शेख इजिप्ट के अंदर पिछले साल ही हुआ था ये, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशन, है ना, और हाँ, एंड द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस एंड द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर ये जो है मैंग्रोव ब्रेक थ्रू लॉन्च करा है, ठीक है। अब इनका टारगेट क्या है, 50 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली, ठीक है, ये मतलब इनको सिक्योर करना है 50 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली बाय 2030, ठीक है। चलो, फिनांस भी दिया इन्होंने, एंटरप्रेन्योर बाय द $4 बिलियन ऑफ फाइनेंस दिया है और सस्टेनेबल फाइनेंस एज अ फंडिंग करी है इसकी $4 बिलियन के लिए। अब आगे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, अब इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एक स्टेचुटरी बॉडी है जो बना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अंडर द, ठीक है। अच्छा, अप्रूव डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, ठीक है, तो ये एडवाइजरी कमेटी है और स्टेचुटरी बॉडी भी है ये, और इन्होंने क्या अप्रूव कर दिया है, इन्होंने बोल दिया है कि जो फॉरेस्ट लैंड है ना, आप इसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, डाइवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो एफएसी एक इज अ रिकमेंडरी इन नेचर है सो फार एज डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर पर्पस ऑफ नॉन फॉरेस्ट्री यूज इज कंसर्न, ठीक है। दैट मीन्स कि ये इसे इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ऑर्डर नहीं देगी कि भैया आप जो फॉरेस्ट लैंड का जो है नॉन फॉरेस्ट के लिए यूज कर लो, ये सिर्फ एडवाइस दे सकती है, ठीक है, तो ये सिर्फ एडवाइस देगी, रिकमेंडेशन दे देगी ओनली, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव, इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, तो सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ, हाँ ठीक है, सीबीडी ने मार्क किया अपना 10th एनिवर्सरी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है भैया, एफईआर के बारे में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव के अंदर ये लॉन्च हुआ था एज अ पार्टनरशिप विद वेटेरियन कोरिया फॉरेस्ट सर्विस एंड द सीबीडी सेक्रेटरीट, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ो भाई, ठीक है, सब कुछ आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। और मुझे क्या लग रहा है इम्पोर्टेंट, तो मुझे तो सिर्फ इतना ही लग रहा है कि अगर ये पूछ ले भाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव क्या है, तो ये ध्यान रखना ये लॉन्च हुआ था कोरिया फॉरेस्ट सर्विस के साथ, ठीक है, और इसका सीबीडी क्या है, सेक्रेटरीट है, बस। और अडोप्शन ऑफ शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान ऑन इकोसिस्टम को क्या बोलना है, ये स्टेपर एट COP13 इन 2016, बस ये पढ़ सकते हो आप एक्स्ट्रा के लिए। अब यूज नेचर रजिस्ट्रेशन प्लान, ठीक है, अब ये EU का है, यूरोपियन यूनियन का है, NRP, ठीक है, ठीक है। अब NRP के बारे में पढ़ लेते हैं, ये इट इज अ कॉन्टिनेंट वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो फॉर्म्स करता है पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील को। अब कीवर्ड बेस्ड तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो ग्रीन डील के बारे में बता दीजिए, तो एम्स फॉर नेट जीरो एमिशन फ्रॉम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय 2050, तो 2050 तक हमें ग्रीन हाउस गैसेज को क्या करना है, नेट जीरो करना है, ठीक है। और नेट जीरो आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, और नेट जीरो आपका ये स्टडी का टॉपिक है, ठीक है। तो नेट जीरो एमिशन करना है हमें किसका, ग्रीन हाउस गैसेज का बाय 2050। अब इट कंटेन्स बाइंडिंग रजिस्ट्रेशन टारगेट्स, ठीक है, तो बाइंडिंग रजिस्ट्रेशन टारगेट्स भी है इसके अंदर, ठीक है। इट सिक्स टू रिकवर एटलीस्ट 20% ऑफ द यूज लैंड एंड सी एरियाज बाय 2030, ऑल इकोसिस्टम इन नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय 2050। तो मुझे नहीं लग रहा है ये डाटा आपको याद रहेगा और ना यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछ रही है, हो सकती है तो ग्रीन डील क्या, वो ग्रीन डील क्या है, ठीक है, ये हो सकती है, ठीक है। और नेचर रजिस्ट्रेशन प्लान किसका है, किससे रिलेटेड है, ये यूरोपियन यूनियन से, ये पूछ सकती है आपसे। आगे अब भी देखो यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन भी है, तो ये देखो अब इसके ऊपर यूपीएससी क्या क्वेश्चन बना सकती है, आप मुझे खुद ही बता दो, ठीक है, तो इसके बारे में बस आप पढ़ लो। हाई सीज ट्रीटी, देखो ये न्यूज में कैसे है, अभी हमारे यूनियन कैबिनेट ने ना अप्रूव कर दिया है कि हम भैया साइन कर रहे हैं बायोसिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन को, जो एक एग्रीमेंट है, ठीक है, और इसी एग्रीमेंट से हाई सीज ट्रीटी भी बनी है। तो हाई सीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ने इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी पूछ रखा है प्रीलिम्स में, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि हाई सीज क्या है। तो एज पर यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, डेट इज यूएन क्लोज भी कहते हैं, डिमार्केशन, हाई सीज आर all parts of the sea
that are not included in the exclusive economic zone in the territorial sea or in the internal water of a state or in the archipelagic water of an archipelagic state। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि भैया हाई सीज क्या है, वो सीज है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी नहीं आते, ठीक है, टेरिटोरियल सी में भी नहीं आते, इंटरनल वाटर ऑफ स्टेट में भी नहीं आते, ठीक है, और कोई आर्किपेलिक स्टेट है तो उसके आर्किपेलिक वाटर के अंदर भी नहीं आती, ठीक है। तो यूएन डिमार्केट्स, यूएन क्लोज डिमार्केट्स डिफरेंट जोन्स ऑफ दी सीज, ये भी देख लो। तो इन्होंने बोला है भैया टेरिटोरियल सी होगा, ठीक है, जो होगा अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, जो आपकी बेस लाइन है कोस्टल वाली, ठीक है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका ये टेरिटोरियल सी होगा। कॉन्टिगस जोन क्या होगा आपका, तो कॉन्टिगस जोन होगा आपका अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन एंड एक्ट एज अ बफर जोन, दैट इज लिमिटेड सोवरेनिटी होगी इसके अंदर आपकी। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा आपका अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है। तो इस पर कोई नो सोवरेनिटी ऑफ द कोस्टल स्टेट, कोई सोवरेनिटी नहीं होती है आपकी, ठीक है, जो भी कोस्टल स्टेट है उसकी कोई सोवरेनिटी नहीं होती इसके ऊपर। ग्लोबल कॉमन्स क्या है, तो इसको हम हाई सीज भी बोलते हैं, जो कि हमारा 64% है, ठीक है, टोटल सी से आर कंसिडर ग्लोबल कॉमन, क्योंकि ये किसी से बिलोंग नहीं करता, किसी स्टेट का ये है नहीं, ठीक है। तो बिलोंग टू नो वन एंड एवरी वन एंजॉयस इक्वल राइट्स देयर, ठीक है। अब पीबीएनजे एग्रीमेंट क्या है, बायोसिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन, तो इसके बारे में पढ़ रहे थे पहले। तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द, मतलब यूएन क्लोज की एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, बीबीएनजे। इट विल बी द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट अंडर द यूएन क्लोज इफ एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू फोर्स अलोंगसाइड। तो ये थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट होगा अगर आपने यूएन क्लोज का साइन किया है, ठीक है। और 1994 में ये 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट बना था, एक्सप्लोरेशन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर एक अच्छा 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट भी है जो 1994 में आया कि अगर आपको एक्सप्लोरेशन करना है, एक्सट्रैक्शन करना है मिनरल रिसोर्सेज का, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, यूएन क्लोज से, ठीक है। और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। 1995 में आया था यूएन फीस स्टॉक एग्रीमेंट, इसके अंदर उन्होंने बात करी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द माइग्रेटरी फीस स्टॉक की, ठीक है। तो अडोप्शन हमने इसका 2023 में करा है। इट इज ओपन सिग्नेचर फॉर 2 years, ठीक है। इट विल बी एन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, तो ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है। 91 कंट्रीज हैव साइंड, 8 पार्टीज हैव रेटिफाइड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, तो कंजर्वेशन करना है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो आपके नेशनल जुरिडिक्शन से बाहर है, ठीक है। अब एक बात और, इसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा इंडिया के अंदर इस एग्रीमेंट को, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करेगी। ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री यूपीएससी हमेशा गलत करती है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करेगी इसका इम्प्लीमेंटेशन, अर्थ साइंस, ठीक है। अब अर्थ साइंस इसलिए है क्योंकि मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अर्थ का करेंगे, अर्थ साइंस का, ठीक है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेगी इसका, ठीक है। क्या प्रोविजन है बीबीएनजे का, तो एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के अंदर इंक्लूडिंग हाई सीज नॉट एप्लीकेबल टू एनी वॉरशिप एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड नवल एक्सिलरी, ठीक है। तो ये जो है ना, देखो बीबीएनजे एग्रीमेंट आपका हर जगह लगेगा, बट कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी वॉरशिप है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और नवल एक्सिलरी है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू एनी वॉरशिप मिलिट्री और एयरक्राफ्ट और नवल ऑक्सिलरी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना, और ये पढ़ना है हमें 4 सब्सटेंसिव एलिमेंट्स ऑफ द बीबीएनजे, जैसे कि आपको मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स आपको इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। मेजर सच एज एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल इंक्लूडिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, देखो यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा कि भैया मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ये किसके अंडर है, तो पीबीएनजे ट्रीटी के अंदर ही है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है इस तरीके से, इन डेप्थ में आपसे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती,
ठीक है, चलो यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ, मतलब यूएन क्लोज के बारे में पढ़ लो। एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है फॉर लेजिमिटेट लेजिमेट बिहेवियर, ठीक है, ऑन यूज ऑफ सीज एंड ओशियंस का फ्रॉम फॉर एवरीवर, ठीक है। तो आपका जो आपके लिए ना एक इंटरनेशनल लॉ बना के देता है यूएन क्लोज, ठीक है, और बोलता है कि भैया आपको ना बिहेवियर जो है लेजिमिट रखना है, इनका यूज करना सही सही सीज का और ओशियंस का, ठीक है। तो ये यूएन क्लोज करती है। ये अडॉप्ट हुआ था 1982 में, लेकिन एनफोर्स हुआ 1994 के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, मतलब 170 स्टेट पार्टीज है इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। एस्टेब्लिश इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और इसी के अंडर जो है ना सीबेड अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश हुई है, और इसी के ऊपर ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। उसके अंदर क्या था, इसका इंडिया से रिलेशन था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप सही से कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़े, कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लक्षद्वीप जो आइलैंड है हमारा, वो कोरल अटोल से बना हुआ है, और इस समय ये सिग्निफिकेंट रिस्क है इसका, ठीक है। ब्लीचिंग इज सीन अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज लाइक अक्रोपोरा मुरिकाटा, ठीक है। इनका नाम पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। पोराटाइज, और ये पता नहीं क्या है, सिलेंडर का हिंदी कावारती आइसलैंड, हमें पता है ना कावारती कहाँ पर है आइलैंड, ठीक है। तो लक्षद्वीप के अंदर ये है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, रिस्क है, ठीक है, ब्लीचिंग का इन कोरल्स का, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ना क्या है आपको, कि आपको कोरल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखो गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा, अरेबियन सी में मिलेगा, लक्षद्वीप में मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार, इसे आप बाग में भी बोल सकते हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपको ये पता होना चाहिए। अब कोरल्स का और कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताना चाहिए। तो कोरल्स होते क्या है, तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं बिलोंगिंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड सिनेड्रिया, ठीक है। अब जनरली क्लासिफाइड एज अ हार्ड कोरल, ठीक है, जैसे कि रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैविंग रॉक लाइक क्लेरिकस स्केलेटन, सॉफ्ट कोरल, ठीक है, मतलब हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल के अंदर हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, किसको, कोरल्स को, ठीक है। तो कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलिप्स ऑफ हार्ड कोरल्स, ठीक है। तो कोरल रीफ कैसे बनता है, पॉलिप से बनता है, किसके, हार्ड कोरल्स के, which establish symbiotic relationship with microscopic algae called zooxanthellae, ठीक है। तो symbiotic relationship किसके साथ है इसका, symbiotic relationship zooxanthellae के साथ है, जो एक एल्गी है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्रोथ कंडीशन क्या है भाई कोरल रीफ्स की, ठीक है, बस ग्रोथ कैसे होगी कोरल रीफ्स की, तो इनको चाहिए थोड़ा वार्म वाटर, ठीक है, 23 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस, सोल्टी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए वाटर, सैलो होना चाहिए मरीन वाटर, विद स्टेबल टेम्परेचर एंड अबंडेंट सनलाइट, ठीक है, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने। अब सिग्निफिकेंस ऑफ रीफ क्या है, इसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहते हैं, ड्यू टू द हाई बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है सी के अंदर, ठीक है, बायोसिटी देखने को मिलेगी, तो इसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक कार्बन सिंक की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये आपका कोरल, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, व्हेन कोरल्स आर स्ट्रेस्ड बाय चेंजिंग कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इनके जो है ना अगर कुछ ऐसे कंडीशन चेंज होते हैं जैसे टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और इनकी ना ब्लीचिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये खत्म होने लगेंगे, ठीक है, मरने लगेंगे, लाइक दे एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गी, है ना। तो ये सिम्बायोटिक एल्गी जो है ना एक्सपेल कर देंगे, कोजिंग देम टर्न इनटू कंप्लीटली वाइट, तो इनकी ये ब्लीचिंग होने लगेगी, और इनका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, और ये वाइट कलर के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव्स क्या है फॉर कोराल के कंजर्वेशन के लिए, वो भी इंडिया के अंदर। तो आपको ये पढ़ना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रिस्टोर कोरल रीफ्स इन दी गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई हम जो है ना रिस्टोर भी कर सकते हैं कोरल रीफ्स का, ठीक है, और ये हमने करा भी है, तो ये बात को ध्यान रखना है आपको। और आगे देखो ग्लोबल इनिशिएटिव्स, एक जैसे कि आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव मिलेगा, जो 1994 में बना था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सीबीडी बाली में ना इनका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1994 के अंदर, इंडिया एज अ मेंबर है इसका, ठीक है, इंडिया मेंबर है। आर्टिफिशियल रीफ के बारे में जान लो,
ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है क्योंकि हमने 300 आर्टिफिशियल रीफ बना के ना उसे डिप्लॉय कर दिया है कोस्ट ऑफ रामेश्वर में। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बना कैसे, मतलब ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के थ्रू बना है, यूज टू रिहेबिलिटेट और इम्प्रूव नेचुरल हैबिटेट। तो हम उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और इसको नेचुरल हैबिटेट को हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब दे मिमिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचुरल रीफ। ठीक है, बस जैसे नेचुरल रीफ होता है ना उसकी तरह ही कैरेक्टरिस्टिक जो मिमिक कर सकते हैं, मिमिक है। और मटेरियल क्या यूज हुआ है, ठीक है, कोरल रीफ आर्टिफिशियल रीफ्स बनाने में, रॉक्स, सिंडर ब्लॉक्स, वुड, ओल्ड टायर्स, लाइमस्टोन, स्टील और कंक्रीट, इन सब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना अगर स्टेटमेंट बनेगा तो, जैसे कि बोल दिया लकड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था, हाँ जी हुआ है। रॉक का भी इस्तेमाल हुआ था, हाँ जी हुआ है। ओल्ड टायर्स का भी इस्तेमाल हुआ था, यस हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इज प्रमोटिंग इट अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी ध्यान रखना, फॉर रेजुनेटिंग द कोस्टल फिशरीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं इसको अलग से स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब रामसर साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो न्यू वेटलैंड जो है इंडिया के अंदर वो एड हुए हैं रामसर लिस्ट के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि रामसर है कहाँ। ठीक है, और कितने रामसर साइट्स हो गए हमारे इंडिया के अंदर ये भी देख लो। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स इज इक्वल्स टू 85, तो 85 हो गए हैं। ठीक है, तो रामसर पहले रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, एंड देयर रिसोर्सेज। और रामसर आपको मिलेगा ईरान में। ठीक है, इन ये 1971 में अडोप्ट हुआ था और फोर्स में आया 1975 में, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इंडिया इसका मेंबर बना 1982 के अंदर। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, ये लिस्ट बनाती है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का, जिसको हम रामसर साइट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम ये वेटलैंड्स को कंटेन रखते हैं विच होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर द ह्यूमैनिटी एज अ होल। ठीक है, जो मतलब जो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है जिन वेटलैंड्स की, उसका लिस्ट बनाते हैं, उसको हम रामसर लिस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड्स के बारे में जान लो उससे पहले। तो ये ऐसे लैंड है जो सैचुरेटेड है विथ वाटर के साथ। ठीक है, तो वाटर के अंदर मिलेंगे ये ऐसे लैंड। और वेटलैंड मस्ट मीट एटलीस्ट 1 to 9 क्राइटेरिया। अब 9 क्राइटेरिया बोल रखा है हमने भैया वेटलैंड्स को कैटेगराइज करें, मतलब वेटर के लिए किसी भी लैंड को वेटलैंड बोलने के लिए। तो किसी भी 9 कैटेगरी में से कोई भी अगर एक फुलफिल कर लेगा तो वेटलैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो उनमें से देखो कुछ ये हैं, जैसे रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। ठीक है, तो डेली के मतलब 20,000 जो है वाटर बर्ड वाटर जो बर्ड्स है ना, जो आते हैं यहाँ पर बर्ड्स, जो जिनको पानी की जरूरत होती है पानी पीने की, अगर उनके लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको वेटलैंड कह देंगे। कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहा है। ठीक है, चलो सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वेटलैंड्स कवर ओनली 6% ऑफ द अर्थ सरफेस बट सपोर्ट 40% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वेटलैंड जो है सिर्फ 6% है अर्थ के सरफेस का, बट जो है ना सपोर्ट करते 40% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, और ये देखो इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि ये फंक्शन करते हैं एज अ किडनी ऑफ द अर्थ। कैसे, क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हैवी मेटल्स को एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, आ, और अदर्स क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और कार्बन स्टिक्शन का ये भी काम करते हैं ये। ठीक है, अब कौन कौन से जो है वेटलैंड एड हुए हैं रामसर साइट्स के अंदर, ये याद कर लो आप। ठीक है, तो नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी जो बिहार के अंदर है। ठीक है, ये बहुत मैन मेड रिजर्वायर्स हैं। ठीक है, नागी डैम और नकती डैम। ठीक है, और ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर है ना, ये हिल से सराउंडेड है। ठीक है, अब ये रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोसिटी एरिया के अंदर। तो ये रामसर कन्वेंशन के अंदर रामसर लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बिहार के अंदर है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब आगे ये क्या है, नंज नारायण बर्ड सेंचुरी जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये नंज नारायण लेक है। ठीक है, एक लार्जेस्ट सेलो वेटलैंड है। और इसका जो नाम रखा गया है किंग नंज नारायण के नाम पे, जिन्होंने इसको रिस्टोर किया था और रिपेयर्ड भी किया था।
ठीक है, और ये डिपेंड करता है हेवी रेन वाटर फ्लो के ऊपर, जो ननार ड्रेनेज से आता है पानी इसका। ठीक है, थर्ड है काजू वैली या कजू वैली बर्ड सेंचुरी, जो तमिलनाडु में मिलेगा आपको। और फोर्थ है आपका तावा रिजर्वायर, जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो काजू वाली बर्ड सेंचुरी जो है आपका ब्रेकिस सेलो लेक है। ब्रेकिस मतलब यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा आपको, और लोकेटेड है कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, इन नॉर्थ ऑफ पौंडीचेरी, और कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, ठीक है, लाइज इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, तो आपको बस इनका नाम याद रखना है, कौन से स्टेट के अंदर है और क्या है ये ब्रेकिस सेलोवर लेक है, तो इस तरीके का कुछ याद रखना आपको। और तावा रिजर्वायर आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, लोकेटेड इनसाइड द सतपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर मिलेगा ये, और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी। ठीक है, मतलब उनके ये बॉर्डर पे है। ठीक है, बॉर्डर सतपुरा नेशनल पार्क एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कंस्ट्रक्टेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द तावा एंड देनवा रिवर। तावा और देनवा रिवर यहाँ से निकल भी रही है, इस चीज का ध्यान रखना, यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रामसर लिस्ट के बारे में और जान लो। तो ये तो मैंने पढ़ लिया कि भैया वन ऑफ द क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, 9 क्राइटेरियाज है रामसर लिस्ट में आने के लिए। अब हाँ, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जान लो। रामसर साइट्स वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग, और आर likely to occur as a result of the technological development, pollution और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो हम ऐसे जो रामसर साइट्स है जिनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है ना वो चेंज हो रहा है, और किसके वजह से चेंज हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, तो हमने उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब जैसे कि आपको कुछ मिल जाएंगे, जैसे लोकटेक है जो मणिपुर में मिलता है आपको, लोकटेक लेक, और केलादियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा एक बात और, तमिलनाडु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम रामसर साइट फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। तो नंबर 1 पे आपको तमिलनाडु मिलेगा, और सेकंड नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा रामसर साइट्स की लिस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा वेटलैंड्स आपको वहीं पे मिलेंगे, तमिलनाडु और आपको उत्तर प्रदेश में। अब कुछ वेटलैंड्स हैं ये जो न्यूज में रहे हैं, इनको भी जान लो। जैसे पेंगंग सो लेक है, ठीक है, जो आपको पता है लद्दाख में है। ठीक है, और ये अपने कलर को चेंज भी करता है। ठीक है, और दूसरा है आपका कन्वर लेक। ठीक है, और ये आपको बिहार का फर्स्ट रामसर साइट भी है। ठीक है, और कौन कौन सी रिवर निकल रही है यहाँ से? गंडक, बिया और कारा रिवर निकल रही है। ठीक है, अब सुंदरबन के बारे में बताइए, आपको वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम भी है। ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द गैंग्स। हाँ ठीक है, तो डेल्टा भी सबसे ज्यादा यही भी बनता है। ठीक है, पुलिकेट लेक आपको पता है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछ रखा है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में मिलता है। इसे के लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लेक है आफ्टर चिलिका लेक, जो आपको उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, चलो, इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे अदर रिलेटेड न्यूज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन ने स्प्रिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या है? तो ये सपोर्ट कर रहा है बाय कोलिशन ऑफ 200 इन्वेस्टर्स से, और मैनेज करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं $50 ट्रिलियन इन एसेट्स के अंदर। बस आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, सेलो एक्विफर मैनेजमेंट सेम, तो सेम पायलट मॉडल्स वाज रिसेंटली लॉन्च इन तेलंगाना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंदर ना आपको कीवर्ड स्पेस क्वेश्चन मिल जाएंगे एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो इट इज अ सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग सेलो वाटर बोरवेल्स टू पंप आउट वाटर। ठीक है, तो पानी को बाहर निकालना है। ठीक है, बोरवेल से, ठीक है, पंप के थ्रू। ठीक है, तो ये सेम है। अब एक बात और, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसमोशन अमृत स्कीम जो है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, इस चीज का ध्यान रखना। जो ये अमृत स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, ये फिश में भी इनिशिएटिव क्या है? फिश मिप, तो एक तो नाम से पता चल रहा है फिश। ठीक है, अब ये एमआईपी क्या है ये जान लो। हम्म तो फिश मिप क्या है? अकॉर्डिंग टू फिश मिप, ग्लोबल प्रोजेक्शन ऑफ एक्सप्लॉइटेबल फिश बायोमास शो
मोर देन 10% डिक्लाइन, ठीक है। जो एक्सपेक्टेबल फीस है ना, उनका जो बायोमास है, उन्होंने देखा कि भैया 10% जो है ना डिक्लाइन हुआ है इनका, ठीक है, बायोमास, ठीक है, मोर देन 10%। तो जीनेसिस क्या है इनका? फिशरीज एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपेरिजन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 2013। अब मुझे ऐसा क्या लग रहा है इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसका यूएन के साथ रिलेशन है, तो ये फाओ के साथ वर्क करते हैं, ठीक, वर्किंग विद फाओ टू अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज और मरीन इकोसिस्टम एंड फिशरीज, ठीक है। तो फिश में जो है यूएन के साथ काम करता है, ठीक है, फाओ के साथ काम करता है और अंडरस्टैंडिंग करता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन इकोसिस्टम एंड फिशरीज के साथ, ठीक है। फिश मीप 2.0 भी है जो 2024 में स्टैब्लिश हुआ है टू इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ मॉडलिंग प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब प्लैंकटन क्रेश समझते हैं, ठीक है, प्लैंकटन क्रेश, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है जो रेड कलर के अंदर टर्न हो जाता है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड अ क्रेश। जब क्रेश होता है ना इनके अंदर फाइटोप्लैंक्टन के अंदर, तो ये रेड कलर में कलर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम देयर सेल्स, ठीक है, ठीक है। हम्म दिस पिगमेंट स्टिक टू रॉक्स एंड सी फ्लोर फॉर्मिंग अ बायोफिल्म लाइक लेयर। अगर बायोफिल्म के ऊपर ना क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, तो ये बायोफिल्म की एक लेयर बना लेते हैं रॉक के ऊपर, कोजिंग रेड टाइड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब प्लैंकटन क्रेसिस हैपन ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो प्लैंकटन क्रेसिस कब होता है? जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए या फिर CO2 की कमी हो जाए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गैप लिमिटेशन क्या है? गैप लिमिटेशन कुछ नहीं है, नथिंग बट स्मॉल प्रेडेटर कैन ओनली ईट स्मॉल प्रे और वाइल बिगर प्रेडेटर्स कैन ईट बिगर प्रे। तो ये क्या है? गैप लिमिटेशन है इनके बीच में बस। मेगा फाउना क्या है? मेगा फाउना होते हैं जो अबव 50 kg के वेट के फाउना होते हैं, उनको बोल दिया उन्होंने मेगा फाउना, ठीक है। तो उसके अंदर मेगा ओमनीवर्स मिलेगा, मेगा हार्बीवर्स मिलेगा, मेगा कार्निवर्स मिलेगा। स्ट्रोमेट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एक माइक्रोबियल कम्युनिटीज होती हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द लेयर ऑफ रॉक्स के साथ, ठीक है। इसके अंदर एक ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने इसको स्टार मार्क भी कर रखा है। क्यों? यूपीएससी कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, तो आपसे वो पूछ सकती है ई डीएनए क्या है। ई डीएनए मतलब एनवायरमेंटल डीएनए। तो क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजमल डीएनए है दैट इज रिलीज इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम सेलुलर मटेरियल सेड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय स्किन और एक्सपेरिमेंट एक्सक्रीमेंट, ठीक है। तो ये कैसा डीएनए है? जो रिलीज होता है एनवायरनमेंट में फ्रॉम सेलुलर मटेरियल्स लाइक स्किन, ठीक है। तो स्किन से जो डीएनए निकल जाता है और एनवायरनमेंट में आता है, तो उसी को बोल रहा है ये डीएनए। इनटू एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलेगा ये। DNA is increasingly being used to detect the presence of species and assess the biodiversity in an ecosystem। तो भैया EDNA अगर हमें मिल जाएगा ना, तो हम बता सकते हैं कौन सा स्पीसीज यहाँ पर रहा है, ठीक है। उसके बायोडिवर्सिटी के बारे में एसेस कर सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। हाँ, द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इन्फॉर्म द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन ना हम IUCN को भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? हम ये दे सकते हैं कि भैया ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर ना कोई एक ऐसी स्पीसीज रहती थी, ठीक है, उसका डीएनए है, अब ये नहीं रहता है, तो एक्सटेंट हो गया है, तो ये डाटा हम दे देंगे IUCN को कि वो अपने रेड लिस्ट के अंदर ही अपडेट कर दे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। स्पेसिएशन, ये स्पेसिएशन क्या है? कि लीनिएज स्प्लिटिंग इवेंट है। टू और मोर सेपरेट स्पीसीज प्रोड्यूस टू और मोर सेपरेट स्पीसीज, ठीक है जी। अब जैसे कि आपको, हाँ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देख लो। एशियाटिक लायंस, बंगाल टाइगर्स को एग्जिस्टेड, दोनों एक साथ रह सकते हैं फॉर लॉन्ग इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू सिंपेट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। सिंपेट्रिक स्पेसिएशन यही है, ठीक है, कि बंगाल टाइगर और एशियाटिक टाइगर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं एक ही कॉन्टिनेंट में, ठीक है। क्यों पर इट कैन हैपन इवन व्हेन पॉपुलेशन लिव इन द सेम एरिया विदाउट जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, फिर भी सेम एरिया में रह पा रहे हैं क्योंकि एक जैसे एनिमल है, ठीक है। तो सिंपेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इनके अंदर लीनियर स्प्लिटिंग इवेंट है, ठीक है। बस इतना समझो, इससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ो। बायोल्यूमिनेस, है ना। अब ये क्या है? इसके नाम से पता चल रहा है कि ये लाइट है कुछ। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट,
लाइट एमिटेड इज प्रोड्यूस बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ऑर्गेनिज्म से, उससे ये लाइट एमिट होती है। ठीक है, अब ये लाइट जो एमिट होगी ना, इसके अंदर यूनिक केमिकल रिएक्शन होता है, और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, लूसीफेरिन एंड लूसीफेरस और फोटोप्रोटीन, इन दोनों में से एक होना चाहिए और लूसीफेरिन होना चाहिए। तब कौन कौन से बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, जैसे स्पॉन्जिस, जेलीफिश, ठीक है, और ये हैचेट फिश, worms, सी वॉलनट्स, फायरफ्लाइज, फंगजाई, बैक्टीरिया, डीप सी श्रिम्प्स, ये सब दिखाएंगे। और फैक्ट्री फार्मिंग मुझे लग नहीं रहा कि इंपॉर्टेंट है। वुडी एनक्रोचमेंट क्या है, तो इंक्रीजिंग ऑफ ट्री एंड सरब कवर, ये वुडी एनक्रोचमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो। ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर, ये आपको पता होना चाहिए इसमें कि ग्रीन वाटर, तो ग्रीन वाटर हमने किसको बोला है, मॉइस्चर इन सॉइल एंड वेजिटेशन। अगर आपको मॉइस्चर मिलेगा सॉइल के अंदर और वेजिटेशन का, तो उसको हमने बोल दिया ग्रीन वाटर। ठीक है, और जो ग्रीन वाटर है ना, वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं बाय रूट से, यूज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, आगे ब्लू वाटर आपको पता क्या होता है, ठीक है, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, है ना, जो आपको लेक वगैरह, रिवर्स वगैरह और रिजर्वायर में मिलेगा। ठीक है, चलो अब एक बात और दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, ये पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया आयुसियन। ठीक है, आयुसियन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ लेते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, दैट इज साइट्स। सो साइट्स के अंदर ना आपको ये ध्यान रखना है कि इनका हेडक्वार्टर किधर है, तो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर, और एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट्स। अब ये जो लीगली बाइंडिंग है ना, क्यों है बता देता हूँ आपको। देखो, आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, एनिमल्स का भी, वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का भी। ठीक है, आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, और इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होगा भैया, इनके सर्वाइवल पे ना थ्रेट आ सकता है। दैट इज, इसलिए जो है ना, ये एक एग्रीमेंट है कि भैया इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है, और ये लीगली बाइंडिंग होगा बिटवीन द गवर्नमेंट्स। और ये बोलेंगे कि भैया हम जो है ना, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, एनिमल्स का, प्लांट्स का, इस तरीके से करेंगे ताकि इनके सर्वाइव को ना, इनके सर्वाइव को कोई थ्रेट ना आए। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट है 1963 में तैयार हो गया था, ठीक है, फॉलोइंग एन आईयूसीएन रेजोल्यूशन के ऊपर, बड़ी फोर्स में आया 1975 के अंदर, और इसकी पार्टी जो है 184 कंट्रीज हैं। ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर भी है। तो साइट्स की ना कुछ अपेंडिसेस हैं, लिस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो ये आपको तीन अपेंडिसेस मिलेंगी साइट्स की। अपेंडिस 1 के अंदर क्या है, स्पीसीज आर थ्रेटेड विद एक्सटिंक्शन, इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। तो इसके ऊपर जो ट्रेड है ना, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। अगर अपेंडिक्स 1 में अगर कोई एनिमल या प्लांट आ गया ना, तो उसका जो ट्रेड है वो बिल्कुल ही बैंड होगा। ठीक है, प्रोहिबिट होगा। अपेंडिक्स सेकंड में स्पीसीज आर नॉट करंटली थ्रेटेड, अभी करंटली थ्रेटेड में नहीं है, बट मे बिकम सो विदाउट कंट्रोल ट्रेड, अगर उनका ट्रेड को कंट्रोल नहीं करा जाए तो वो थ्रेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एक एक्सपोर्ट परमिशन चाहिए और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ठीक है, नो इम्पोर्ट परमिट इज जनरली नीडेड, तो इम्पोर्ट के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, इम्पोर्ट के लिए आपको, आपके पास कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे ना, तब आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अपेंडिक्स थर्ड में क्या है, स्पीसीज आर लिस्टेड एट अ पार्टीज रिक्वेस्ट टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन। अब पार्टी यहाँ पर कौन होगी, तो भाई पार्टी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, जैसे इंडिया ने बोल दिया कि भैया ये जो प्लांट है, ये जो एनिमल है ना, आप अपेंडिक्स थर्ड में डाल दो। क्यों डाल दो, हमें ऐसा डर है कि भैया अगर ये अपेंडिक्स थर्ड में नहीं आए ना, तो इनका जो ट्रेड है ना, इनके ट्रेड से जो है, इनके जो सर्वाइवल है ना, इस पर थ्रेट आ सकता है। ठीक है, तो ट्रेड रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट परमिट और सर्टिफिकेट, उसके अंदर ट्रेड के अंदर आपको एप्रोप्रिएट परमिट की जरूरत पड़ेगी और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, अगर अपेंडिक्स थर्ड में आ गया कोई एनिमल या प्लांट। कुछ इनके रिपोर्ट्स होते हैं, ये भी जान लो। ठीक है, जैसे साइट्स रोजवुड्स, ठीक है, द ग्लोबल पिक्चर ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, द वर्ल्ड वाइड ट्रेड रिपोर्ट, तो ट्रेड से पता चल रहा होगा कि ये काम किसका होगा, साइट्स का ही होगा। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड। आगे बढ़ो, और आईयूसीएन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में ही। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये पढ़ लेते हैं, ये भी इसका स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है, प्लांट में।
और ये भी एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये भी मतलब कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वर्किंग इन नियरली 100 कंट्रीज में वर्किंग कर रही है ये। इनका काम क्या है, इनका एम क्या है, तो भैया टू डेवलप एंड डिलीवर इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट प्रोटेक्ट कम्युनिटीज, वाइल्ड लाइफ एंड प्लेसेस इन विच दे लिव, ठीक है जी। 1961 में इनका जेनेसिस हुआ, एस्टेब्लिश हुए, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड आईयूसीएन हेडक्वार्टर इन मोर्गिस स्विट्जरलैंड, और इनका नाम बाद में चेंज होगा, बन गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन 1985, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन 1985। तो डब्ल्यू इंडिया ही वन स्टेब्लिश होता है एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट इन 1969, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फंड इंडिया भी स्टेब्लिश होता है हमारा 1969 के अंदर। कुछ इनका काम भी एक और है, देखो ये बहुत अर्थ आर के ऊपर जो है ना, अर्थ आर के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, ठीक है। तो अर्थ आर के अंदर ये 2007 के अंदर लॉन्च करते हैं, और ये बोलते हैं कि भाई लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ मूवमेंट चलाते हैं ये सिडनी के अंदर, ठीक है। और ये हर साल मार्च के अंदर ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अर्थ आर को, ठीक है। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो ये निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 73 ओवर द पास्ट 50 इयर्स, ठीक है। ये किसके अंदर निकाला है ना, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अंदर, ये ध्यान रखना, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, बताओ भाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड निकालता है, ठीक है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। और यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछेगी आपसे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते, हाँ ठीक है। तो हमें ना ये पेज नंबर 31 से, दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज, ये हम सेकेंड वीडियो में इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और लॉन्ग वीडियो होने से ना मतलब मेरा जो आईपैड है वीडियो मर्ज नहीं कर पाता है, ठीक है, इसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो ये मर्ज नहीं कर पाता वीडियो, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से ना टाइम बढ़ जाता है, मतलब मेरा काम बढ़ जाता है, मर्ज नहीं हो पाती है वीडियो, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में हम एनवायरनमेंट की पेज 65 को आगे कंप्लीट करेंगे। हमने पेज नंबर 30 तक ये सब कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको समझा दिया कि क्या पढ़ना क्या नहीं। और दोस्तों हमारे ना चैनल पर और भी सीरीज चल रही है, जैसे कि मैं आपको पॉलिटी याद करवा रहा हूँ विद एजी टेस्ट रिमेंबर, ठीक है, लक्ष्मीकांत पूरी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, इन रैपिड रिवीजन मोड। तो इस सीरीज को जरूर देखना दोस्तों, और इसके ना बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब बहुत मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं इस सीरीज को। आप एक बार देख के इसे एक बार वॉच करके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज को स्टार्ट करेंगे और इसे फिनिश करने का पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, बाय।